इवनिंग ऑल। बहुत ही प्यारे वर्चुअल हग के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है O2 सेशंस में। O2 मतलब ओएसिस ऑनलाइन सेशन। फिर से मैंने इसीलिए बोला क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि इस वीक से O2 का नया रूप हमारे सबके सामने आया है। O2 नए रूप से अपना ऑक्सीजन का डोज लेके हम सबके सामने आया है, जिसमें हर वीक में मुझे पता है आप सबने अपने रीजन में होने वाले रीजनल O2 सेशंस का बहुत ही एंजॉय किया होगा उस सेशंस को। और O2 रीजनल के बाद हर वीकेंड पे हर सैटरडे संडे सेंट्रली ग्रैंड धमाके के साथ हम सब एक साथ मिलने वाले हैं। तो आज उसका फर्स्ट सैटरडे है, तो इसलिए बहुत ही प्यार के साथ आप सभी का स्वागत है सेंट्रल O2 ग्रैंड सेलिब्रेशन के फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट सैटरडे स्पेशल में। जो आज हर सैटरडे टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चों, ऑल टीनेजर्स, ऑल एडल्ट सबके लिए स्पेशल सेशंस होने वाले हैं ग्रैंड सेलिब्रेशन में। और आज का जो सैटरडे है वो स्पेशल है हमारी एजुकेशन की कम्युनिटी के लिए, टीचर्स कम्युनिटी के लिए। तो आज हमारा ज्योतिर्धर स्पेशल सेशन है, टीचर स्पेशल सेशन है, जिसको लीड करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ आज कई सारे लोग जुड़े हैं। हाँ, हमने O2 सेशंस का स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत चेंज किया है। हम हर बार 1 घंटे के लिए मिलते हैं, पर आज हम 1.5 घंटे के लिए एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। और सिर्फ एक फैसिलिटेटर नहीं, पर हम बहुत सारे लोगों के पर्सपेक्टिव आज जानने वाले हैं। तो आज के सेशन में टाइटल आप सबने पढ़ा है, वो मैं अज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि टाइटल बहुत ही शानदार और कहते हैं कि अट्रैक्टिव है कि कोविड के बाद ये सिचुएशन जो अभी चल रही है पिछले 1 साल से, उसके बाद अभी स्कूल्स रिलेवेंट है कि नहीं, इस जमाने में, अभी इस दौर में स्कूल्स आर रिलेवेंट एनी मोर और नॉट। तो इसको लेके बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव हमारे दिमाग में भी होते हैं, अलग अलग सवाल होते हैं। तो उस सबका डिस्कशन हम आज करने वाले हैं, हम अलग अलग पर्सपेक्टिव जानने वाले हैं, जिसको लीड करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं महादेव भाई, जो नवसारी से है और जिन्होंने पूरे गुजरात में जो वाचे गुजरात अभियान चलाया था। तो वो महादेव भाई हमको आज लीड करने वाले उस सेशन के लिए। और उसके बाद हमारे बीच है आज उदय भाई, संगीता बहन, महेश भाई, जो और बहुत सारे यूथ्स भी है, जो अलग अलग पर्सपेक्टिव स्कूल्स रिलेवेंस है कि नहीं उसके लिए रखने वाले हैं। तो मैं जरा भी समय वेस्ट करना नहीं चाहती और तुरंत महादेव भाई को आमंत्रित करूंगी कि हमको सेशन के लिए लीड करें। थैंक यू हरदी। नमस्कार सबको, सब मित्रों का स्वागत है। जैसे आप सब जानते हैं कि पिछले 1 साल से करीब हमारी जो स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज है, नॉट ओनली इन इंडिया, सिर्फ भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व में एजुकेशन ऑनलाइन चल रहा है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो यदि ज्यादा चला तो ये नया नॉर्मल बन जाएगा। विल दिस ऑनलाइन एजुकेशन बिकम न्यू नॉर्मल? क्या स्कूल्स, हार्दी ने तो बताया कि रिलेवेंट है कि नहीं, रिलेवेंट है कि नहीं वो तो एक दूसरा विषय है। लेकिन मेरा तो पहला प्रश्न ये कि क्या स्कूल सिस्टम, जो एक व्यवस्था है स्कूल नामक, यूनिवर्सिटी नामक, क्या उसका अस्तित्व खतरे में है? आर स्कूल्स रियली इन डेंजर? सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स एक जगह से पढ़ाएंगे और बच्चे ऑनलाइन पढ़ लेंगे, तो इतने सारे लाखों करोड़ों टीचर्स की जरूरत रहेगी? क्या उनकी जो जॉब्स है, जिसे हम जॉब्स बोलते हैं, या उनकी नौकरी है, उसके अस्तित्व को खतरा है? तो ये प्रश्न स्वाभाविक हमारे मन में, मेरे मन में तो उठते हैं और आप सबके मन में भी उठना चाहिए। और जब उठेंगे तो ही उसका वास्तविक कोई जो सुझाव है वो हमें मिलेगा। तो दिस हैज बिकम एन अल्टरनेटिव टू एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन। तो एक तो ये है कि काफी लोग, मान लीजिए कि सब लोग आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उससे त्रस्त तो है, कहीं ना कहीं सबको ये लगता है कि आज की व्यवस्था में देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो और जब करंट मॉडल है वो भी इतना कोई सर्वस्वीकृत, नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल ऐसा तो है नहीं।
लेकिन ये जो मॉडल हमें अच्छा नहीं लगता है, जिसमें हम बदलाव चाहते हैं, जिसमें हम क्रांति चाहते हैं, वो मॉडल भी अभी खतरे में आ चुका है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अल्टरनेटिव मॉडल्स ऑफ एजुकेशन दे आर अपीयरिंग ऑन द वर्ल्ड सीन। तो ये जो अल्टरनेटिव मॉडल्स है उसको थोड़े 5 डिकेड पीछे जाके यदि देखते हैं तो हाउ द अल्टरनेटिव एजुकेशन स्टार्टेड। तो मैं जब बच्चा था तो मेरे क्लास में 40-50 स्टूडेंट होते थे, फ्रेंड्स होते थे, और हार्डली एक स्टूडेंट जिसको हम ट्यूशन बोलते थे वो ट्यूशन पे जाता था। और दैट बॉय यूज्ड टू बी रियली वेरी वेरी वीक इन एजुकेशन स्टडीज, और वो अफोर्डेबल बहुत अफोर्डिंग फैमिली से आता था, जिसको प्राइवेट कोचिंग वो उसके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे, और उसको शर्म आती थी कहने में कि मैं ट्यूशन पे जाता हूँ। इट वॉज नॉट ए नॉर्मल, इट वॉज एन एक्सेप्शन। धीरे धीरे क्या हुआ कि द फ्लड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्टेड। मैं ये उसकी पूरी बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा कि पहले एडमिशन कैसा होता था 50 साल के पहले, लेकिन जो फ्लड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आईआईटी की, मेडिकल की, फिर तो आईएएस की, यूपीएससी की भी चालू हो गई, और आजकल तो जीमेट, जीसेट, एमबीए, जीआरई, ये जो फ्लड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो पहले तो उसके कोचिंग क्लासेस चालू हुए, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड सप्लीमेंटरी टू द स्कूल एजुकेशन, दे वर नॉट बेसिक to the curriculum, they were supplementing something, and they were playing a role, they had a role to play। और उसमें से क्या हुआ कि मोस्टली जो एग्जाम्स थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ज्यादातर मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए होती थी। तो 11th और 12th जिसे हम बोलते हैं, उसके जो टीचर्स थे, उनकी एक इंडस्ट्री पैरेलल चालू हो गई कोचिंग क्लासेस की, और उनकी जो प्रैक्टिस जो चालू हुई वो दैट स्टार्टेड रनिंग इन लैक्स एंड मिलियंस। तो जो बेचारे हिंदी पढ़ाते थे, गुजराती पढ़ाते थे टीचर्स, जो समाज विद्या पढ़ाते थे, संस्कृत पढ़ाते थे, उनको भी लगा कि ये 25 लाख 50 लाख साल में कमा लेता है, मेरी तो 1 लाख भी कमाई साल में नहीं होती है। तो उनके भी सबके ट्यूशन क्लासेस चालू हो गए। आज तो जूनियर केजी से लेके पीएचडी तक कोचिंग इज अवेलेबल, एंड पूरा उसकी एक बड़ी मार्केट है। वी कैन से दैट इट इज एन इंडस्ट्री। ट्यूशन क्लास और कोचिंग क्लासेस हैव बिकम एन इंडस्ट्री, दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो मेरी माँ तो कहती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी और व्हेन आई वाज ऑफ मैरिजेबल एज, शी यूज्ड टू टेल मी कि बेटा लड़की ऐसी पसंद करना है जो बच्चे को पढ़ा सके। अभी आजकल तो ऐसा हुआ, एमएससी, पीएचडी, इंजीनियर, डॉक्टर हुई जो माँ होती है, वो भी उससे कम पढ़े हुए टीचर के यहाँ अपने बच्चे को जूनियर केजी के लिए भी ट्यूशन के लिए भेजती है। सो ये कैसा पैराडॉक्स हो गया, ये कैसी ट्रेजेडी हो गई। वो 4 साल पढ़ी माँ नहीं पढ़ा सकती थी, ट्यूशन पे भेजती थी, उसकी बात अलग है। लेकिन आज वर्किंग वीमेन हो गई है, सब काम करने लगे हैं, तो चैलेंजेस आर डिफरेंट। लेकिन मेरा जो एक विश्वास है, मेरा जो मानना है, विश्वास नहीं और विश्वास भी कह सकते हैं, कि दिस कोचिंग क्लास इंडस्ट्रीज और ट्यूशन इंडस्ट्रीज इज रनिंग। वो क्यों इतनी फुली फाली है? वो इतनी फुली फाली इसलिए है कि जो समाज है, पेरेंट्स है, उन्होंने एक जो विश्वास हमारी जो स्कूल सिस्टम है उसमें से खो दिया है। They have lost the faith and trust in the schools। गुजराती में जैसे बोलते हैं कि जैसे कई पेरेंट्स आके बोलते हैं कि माधव भाई निहार में कहीं भणावता ज नहीं, स्कूल में कहीं भणावता ज नहीं, स्कूल में कुछ पढ़ाते ही नहीं है। एंड दिस इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स। उनको ऐसा लगता है कि स्कूल में पढ़ाते हैं नहीं, और यदि हम कोचिंग में नहीं भेजेंगे तो हमारे बच्चे को इंजीनियरिंग, मेडिकल में एडमिशन मिलने वाला नहीं है, हमारे बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और ये ऐसे भी कोचिंग क्लास की वजह से स्कूल जो सिस्टम है उसका अस्तित्व तो खतरे में है ही, क्योंकि मैं ऐसा देखता हूं
कि जूनियर लेवल पे छोड़ दीजिए, लेकिन 11th 12th और हायर एजुकेशन में जो मान लो कि जो 11-12 साइंस में होते हैं वो कोचिंग क्लास में जाते हैं, स्कूल में जाते नहीं है। स्कूल में खाली एडमिशन लेते हैं क्योंकि दैट इज अ रिक्वायरमेंट। जैसे कॉमर्स के बच्चे होते हैं वो सीए के कोचिंग क्लास में जाते हैं, वो कॉलेज में कभी भी जाते नहीं है। तो सो मेनी जो एकेडमिक कोर्सेज है वहां कोचिंग क्लासेस हैव टेकन दी primary role, and the schools or the formal education classroom has become only supplementary or it has become a statutory or legal requirement. उसके पहले बाद में क्या हुआ कि कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन चालू हो गया। जैसे इग्नो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी चालू हुई। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बाद में हर एक, जैसे हमारे यहाँ गुजरात में अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, एवरी स्टेट स्टार्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन। सो जो फॉर्मल कोर्सेज थे वो तो अवेलेबल हो गए ऑनलाइन, आपको कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से भी पढ़ सकते हैं। उससे आज आप देखिए, आज तो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, प्रिंसटन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इवन आईआईटीज, हमारी जो इंडिया की आईआईटी है उसके सब लेक्चर्स आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं। मुझे 4 साल इंजीनियरिंग करना है तो मुझे पूरा 4 साल का क्यूरिकुलम कोई भी आईआईटी का, एनी आईआईटी आई चूज, दे आर अवेलेबल ऑनलाइन, और साथ में सब सप्लीमेंट्री ये इनके तो मिलते ही है, मुझे हार्वर्ड और प्रिंसटन के तो मिलते ही है। और उसके साथ आप जो सिस्टम आई है कोर्सेरा करके प्लेटफॉर्म है, उडेमी करके प्लेटफॉर्म है डिजिटल कोर्सेज के लिए। तो ऐसे देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स which have started one coaching or educating one or other field. तो ये एक सेट ऑफ स्कूल है, दिस इज वन सेट ऑफ पीपल। दूसरे सेट के जो लोग हैं, संगीता बेन जैसे कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई ये तो रैट रेस है, मैं मेरे बच्चे को ये रैट रेस में डालना नहीं चाहती हूँ, मैं होम स्कूलिंग कराऊंगी। तो मुझे, मेरे पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, देयर आर at least 2,000 to 3,000 पेरेंट्स आज पूरे भारत में जो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं, वो होम स्कूलिंग करते हैं। और वेस्ट में तो ऐसे काफी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये रैट रेस में, और रैट रेस में आप फर्स्ट आओ, स्टिल यू आर ए रैट। आप रैट रेस में फर्स्ट रहते हैं फिर भी आप रैट ही है। तो एक छोटा सा, इट्स ए वेरी वेरी very small fraction of the society, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि this education is useless, हमें इसमें जाना नहीं चाहिए और हमारे बच्चे को घर से पढ़ाएंगे। और ओपन स्कूल की भी व्यवस्था है, एक बोर्ड है नेशनल ओपन स्कूल का, तो आप वो बोर्ड से 10th और 12th की परीक्षा पास करके आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। 12 साल तक आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। सो ऑल practical, viable, legal options are available and better options are also available. और मान लो कि होम स्कूल वाले बच्चे कल ज्यादा सेलिब्रिटी बन गए तो वो भी एक ट्रेंड बन सकता है कि बच्चे को स्कूल भेजने की क्या जरूरत है। सो देयर आर टू थिंग्स, डेंजर दोनों तरफ से। आप देखिए, फिनिक्स नाम की यूनिवर्सिटी है जिसने 76 या 80 में अमेरिका में ऑनलाइन एमबीए चालू किया था। तो उदय भाई, यू वोंट बिलीव, उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनका जो रेवेन्यू है, दैट वाज मोर देन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का जो रेवेन्यू है उससे ज्यादा फिनिक्स बिजनेस स्कूल का रेवेन्यू था। एंड दे वर नॉट रनिंग एनी क्लासेस, उनका पूरा मॉडल ऑनलाइन ही था। एंड दैट इज ए यूनिवर्सिटी फॉर प्रॉफिट। इंडिया में तो कानून ही नहीं है अभी फॉर प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, that is legally a for profit university. And in this all background, आज हमारे पास पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक ने बाय डिफॉल्ट ऑनलाइन एजुकेशन कर दिया। मेरा पोता है वो सीनियर केजी में है, अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में आया, वो भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता है। तो मम्मी को भी साथ में सीखने को मिलता है बहुत कुछ। तो यदि ये लंबा चला या यदि कुछ लोगों को ये माफिक आ गया, तो मेरा सवाल ये है कि क्या हमारी स्कूल व्यवस्था जो है वो टिकेगी? क्या इसके अस्तित्व के सामने कोई डेंजर नहीं है? डू वी रीड नियर स्कूल्स? और उससे आगे जाइए, जैसे मैंने बात की, तो
कॉम्पिटिटिव क्लास की बात की तो कोटा में जाइए, तो कोटा में तो IIT क्लासेस की एक बड़ी इंडस्ट्री है। उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो टीचर्स हैं, उनकी 1-1, 2-2 करोड़ रुपया सैलरी है साल की। और इससे आगे आज देखिए तो बेजूस वीडियो आ गए, बेजूस ऐप आ गई, खान एकेडमी आ गई। ऐसे तो काफी प्लेटफॉर्म, छोटे छोटे तो बहुत प्लेटफॉर्म है जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जो वीडियो से सिखा रहे हैं, वीडियो से ज्यादा एनिमेशन कर रहे हैं। और एनिमेशन इज ए ग्रेट टूल फॉर टीचिंग। तो बेजूस वीडियो आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर। अभी बेजू वीडियो पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर यदि पढ़ाता है, मैंने उनका एक छोटा सा एक एडवर्टाइज देखा था, उसमें जो पाइथागोरस थ्योरम जो उसने जो समझाया था, इट वाज फैंटास्टिक, रियली फैंटास्टिक। अभी ऐसे टीचर मान लो कि ऑनलाइन आके पढ़ाते हैं, तो स्कूल का तो क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन कोचिंग क्लास इज डेफिनेटली इन डेंजर। तो ये बहुत बड़ी, ये जो यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, जैसे हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जैसे यूट्यूब यूनिवर्सिटी हैज बाय डिफॉल्ट हमारे बैकग्राउंड में, हमारे घर में आके घुस गई है। इट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो यूट्यूब बोर्ड भी आप बोल सकते हैं उसको। तो आर स्कूल्स इन डेंजर? यदि आप मुझे पूछेंगे, यदि ऐसा ट्रेंड रहा, क्योंकि समाज का ट्रेंड क्या है, व्हाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? 90% और मेजोरिटी, लेट अस नॉट गेट इनटू परसेंटेज, मेजोरिटी तो इसलिए भेजते हैं कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, रिजल्ट अच्छा आए, डिग्री मिल जाए और नौकरी मिल जाए, अच्छा सा प्लेसमेंट हो जाए। प्लेसमेंट इज द क्राइटेरिया, एजुकेशन का क्राइटेरिया प्लेसमेंट हो गया है। बाकी के जो है, जो शिक्षा, जिसे हम गुजराती में केळवणी बोलते हैं, केळवणी वर्ड हैज डिसअपीयर्ड। केळवणी का जो शिक्षा है उसका तो कोई आज वो कोई यही नहीं रहा है, इट डजंट स्टैंड एनीवेयर। तो ये स्कूल डेंजर में आती है तो टीचर्स की जॉब भी डेंजर्स में आती है। और शॉर्ट टर्म में इफ the stakeholders of the school system, particularly teachers, if they don't pay attention to this challenge which is emerging, I think it is then the, if not all, but few schools, few teachers, to what extent I don't know, but will definitely in danger. तो क्योंकि टेक्नोलॉजी नए नए साथ आ रही है, अभी तो स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम में, वी डोंट नो स्मार्ट बोर्ड कल घर में आ गया तो क्या हो, स्मार्ट बोर्ड कल मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया तो क्या होगा। एंड आएगा, अभी 5G आएगा 1 साल में, 2 साल में, तो स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा, घर में भी ब्लैक बोर्ड जैसा स्क्रीन आ जाएगा। यदि इफ दिस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, तो क्या होगा, ये हमारे लिए सोचने और समझने की बात है। और उससे आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ऑलरेडी पोस्ट चैलेंज टू द ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आज सबको ऐसा लग रहा है कि यदि सब काम रोबोट करने लगे तो मानवी क्या करेगा, इंसान क्या करेगा। और कल रोबोट भी क्लास में पढ़ाना जाए तो मुझे आई विल नॉट बी सरप्राइज। तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरफ से चैलेंज है और दूसरी तरफ से मेरे ख्याल से तो ब्लेसिंग भी है। आउट ऑफ ये टॉपिक आज के टॉपिक के रेफरेंस में नहीं है, लेकिन जो आदमी जो काम मशीन ठीक तरह से करता है वो मशीन करे, देन इंसान के पास, ह्यूमन बीइंग के पास सच्ची चैलेंज होगी कि यू आर ए ह्यूमन बीइंग, नाउ यू डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। आज तो आप जो मशीन कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सी मैन क्रिएटेड द मशीन एंड देन बिकेम द मशीन। हमने यंत्र की सोच की, आदमी ने, इंसान ने, और हम खुद यंत्र बन गए। तो यंत्र में जीवन से बाहर आने की जरूरत है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल कंपेल अस टू डू दैट, क्योंकि सब काम वो करने लगेगा, मशीन करने लगेंगे तो इंसान क्या करेगा। सो टीचर्स विल हैव टू शो द वे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जो जॉब्स खतरे में है, उसके साथ मेरे ख्याल से टीचर्स विल हैव टू शो द वे कि नहीं, इंसान इंसान है, इज ए लिविंग बीइंग,
उसके पास हृदय है, उसके पास दिल है, उसके पास कॉन्शियसनेस है जिसे हम बोलते हैं, लाइफ है, देयर इज ए लाइफ। तो द चैलेंज इज विद द टीचर्स टू शो द न्यू पाथ। नया मार्ग दिखाने की यदि कोई चैलेंज है आज के जमाने में, आज के समय में, तो आई थिंक ये टीचर के सामने है। और वो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे, आपको भी सुनेंगे और आपके पास भी सीखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो चलेगी, क्यों चलेगी, उसके भी कुछ फैक्टर्स है कि चलेगी, शॉर्ट टर्म में चलेगी। क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है कि कई लोग तो, कई जो पेरेंट्स होते हैं वो तो बच्चे को स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि स्कूल्स आर गुड बेबी सिटर्स। माँ बाप, पेरेंट, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो स्कूल में बच्चा 5 घंटा बिजी रहता है एंड ही लर्न समथिंग। उनको अच्छा लगता है कि चलो शाम को आके जैक एंड जिल तो बोलता है। तो स्कूल्स आर गुड बेबी सिटर्स, एक तो इसलिए भी ये स्कूल चल सकती है। दूसरा है करीब 30-40% हमारा लिटरेसी रेट चाहे 90% 80% हो, लेकिन अभी भी 30-40% पेरेंट्स पीपल आर अनएजुकेटेड, जिनको ऐसा लगता है कि हम पढ़े नहीं इसलिए हम पीछे रह गए। तो बच्चे को पढ़ाना चाहिए, तो वो तो कैसे भी बच्चे को स्कूल भेजेंगे ही, क्योंकि हम नहीं स्कूल गए लेकिन हमारे बच्चे को भेजेंगे। तो इतना बड़ा डेंजर भी शॉर्ट टर्म में तो नहीं है कि देयर इज अ बिग मास हु विल नॉट ऑप्ट फॉर होम स्कूलिंग एंड नॉट ऑप्ट फॉर कोई भी वो स्कूल भेजेंगे। और एक क्लास ये भी है कि नहीं भाई, ये जीवन जो है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा वर्ग है, हम लोग भी ऐसे हो गए कि हमारे जीवन को हमने एक इकोनॉमिकल एंटरप्राइज बना दिया है। हम लाइफ ऐसे जीते हैं कि लाइफ इज ए फाइनेंशियल एंटरप्राइज। लाइफ नहीं है। हम लाइफ ऐसे जीते हैं कि लाइफ भी फाइनेंशियल एंटरप्राइज है। तो ये जो रेट रेस में पड़े लोग हैं, उनको तो आईआईटी में जाना है, उनको तो आईआईएम एमबीए में करना है, तो दे विल डू ऑल दिस ट्रिक्स, जहां से जो भी मिलेगा वो करेंगे। तो इतना डरने की भी जरूरत नहीं है। तो बट ये जो सिस्टम है, मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक गवर्नमेंट सी सिस्टम जो है वो फ्री में अवेलेबल है। अमेरिका में स्कूल्स आर सर्वाइविंग बिकॉज 95% ऑफ द पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं। ओनली हार्डली 5% वेरी वेरी रिच पीपल है, वही अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे जैसा नहीं है, स्कूल्स आर वेरी कॉस्टली और एजुकेशन इज फ्री। तो हमारे यहाँ भी जो एजुकेशन फ्री है, जहां तक वहां तक तो चलेगा कैसे। बट यदि मान लो कि कल ऐसा कोई कानून आया 10 साल 20 साल के बाद कि एजुकेशन फॉर प्रॉफिट इज ऑल्सो अलाउड, ऐसा होना नहीं चाहिए और भारत में नहीं होगा, क्योंकि भारत के ब्लड में है कि हेल्थ एंड एजुकेशन आर नॉट फॉर प्रॉफिट, दे आर सर्विस एक्चुअली। अभी बन गया है वो दैट इज अ ट्रेजेडी, वो हमारा कमनसीब है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन यदि ऐसा हो गया then the school system is really in danger, because when it becomes for profit, the drivers would be different, the goals would be different, the race would be different. आपको पता होगा कि आजकल जो काउंसिलर्स होते हैं हायर एजुकेशन के लिए, जो काउंसिल करते हैं बच्चे को कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में अमेरिका में जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में चाहिए कि इंडिया में कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसमें से मोस्ट ऑफ द काउंसिलर्स आर commission agents of some or other universities. They get paid. This is a ground reality. If you like it or don't like it, but you have to accept it. तो यदि सब ऐसा चलता रहा तो मेरा प्रश्न यही है कि क्या स्कूल की जरूरत है? तो है कि नहीं, उसको समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्कूल है क्या। What is a school? Is it a building? Is it a brick and mortar only? No. Bricks and mortar doesn't make school. दीवारों से स्कूल नहीं बनती है। झाड़ के नीचे भी हमारे यहाँ तो बच्चे पढ़ते थे, आज भी पढ़ते होंगे कई जगह से। तो स्कूल, मेरे ख्याल में स्कूल इज ए फैमिली ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स आर दी पार्ट ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली का जितना कोऑपरेशन
होता है, एक्सटेंडेड फैमिली का जितना इन्वॉल्वमेंट होता है उतनी स्कूल अच्छी बनती है। तो यदि ये रियलिटी है, इफ, और इसलिए तो आप अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एडवर्टाइज देखिए, तो लाइफ एट द यूनिवर्सिटी, ऐसा है इनका एडवर्टाइज कि एंजॉय द लाइफ एट द यूनिवर्सिटी। तो व्हाट इज द लाइफ? लाइफ, वो जो लाइफ बात कर रहे हैं उसकी मैं नहीं बात, बिकॉज दे टॉक ऑफ द लाइफ स्टाइल, बट अल्टीमेटली द स्टूडेंट हैज टू लिव टू लर्न द लाइफ, और वो स्कूल में ही सीख सकता है। तो और उसके साथ स्कूल में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अपार्ट फ्रॉम जो क्लासरूम एजुकेशन है, उसके साथ म्यूजिक का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, देयर इज अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। वो कोचिंग क्लास जैसा नहीं है कि चार रूम में तुम्हारा पूरा 12 तक का एजुकेशन खत्म हो जाएगा। सो स्कूल इज ऑल टुगेदर डिफरेंट डायमेंशन। उसके सामने खतरा है, लेकिन जिम्मेवारी हमारी है कि हमें उसे बंद नहीं होना देना। क्यों? क्योंकि स्कूल में बच्चा क्या सीखता है? रिलेशनशिप सीखता है, संबंध कैसे रखना सीखता है, 50 बच्चों के साथ खेलना सीखता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखता है, वो टीम स्पिरिट सीखता है, टीम में काम करना सीखता है, और जिसे हम कैरेक्टर बिल्डिंग कहते हैं, संस्कार देना कहते हैं, वैल्यू एजुकेशन सिस्टम जिसे बोलते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, वो सब तो वहां होता है। और इफ द टीचर्स आर रियली रोल मॉडल टीचर्स, तो उनके लिए वो लाइट हाउस बन जाते हैं। When teachers are really exemplary, उनकी लाइफ यदि ऐसी है कि बच्चा ऐसा जीने का चालू करे, then they really become, they are the real role models, they are the real celebrities. नरेंद्र मोदी आज भी लक्ष्मण राव ईमानदार को याद करते हैं कि he was a teacher who trained him. तो और ये खाली फिजिकल का सवाल नहीं है, मेंटल हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ खाली घर में नहीं बन सकती, because we don't live only in homes, we live in the society, और सोसाइटी में जीना है तो स्कूल में भी जीना पड़ेगा, समाज में जीना पड़ेगा, और वो सीखेगा कहाँ? वो वर्क फ्रॉम होम से भी नहीं होगा, वर्क फ्रॉम होम स्कूल से भी नहीं होगा, ऑनलाइन से भी नहीं होगा। उसको 50 बच्चे के साथ बैठ के खेलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इट्स ए को लर्निंग, नॉट ओनली ऑफ मैथ्स एंड साइंस, इट्स ए लर्निंग ऑफ लाइफ, एंड दैट हैपेंस एट स्कूल ओनली। और ज्यादातर जो होम स्कूलिंग भी कर रहे हैं, जो भी, तो ये ऑल पेरेंट्स आर आल्सो नॉट कैपेबल, इतने सक्षम भी नहीं है सब करने के लिए। तो ये यदि ये सब नहीं सिखाया, जो मैंने जो लास्ट 1-2 मिनट में बताया, यदि हम बच्चे को नहीं सिखाते हैं, देन वी विल बिकम रोबोट्स, कि हमारी स्कूल या हमारी यूनिवर्सिटी को हमें रोबोट्स की यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन है, जूम है, गूगल मीट है, ये सब है, वीडियोस है, बेजूस ऐप है, दे आर ऑल टूल्स। टीचर इज नॉट ए टूल। टीचर कोई साधन नहीं है, टीचर जिंदा इंसान है। तो मेरा यही कहूंगा, विथ दिस फ्यू वर्ड्स आई विल एंड, कि भाई बच्चा जब निराश होगा, उसके कंधे पे हाथ कौन रखेगा? बच्चे को जब रोने का मन होगा, तो किसकी गोद में जाके रोएगा? उसको जब टेंशन होता है, तो उसके सर पे हाथ किसका हाथ छुएगा? उसके सर, कौन उसको दिल को थामेगा? तो कौन है जो उसकी बात सुनेगा? जैसे तोतो चांद की बात उसके प्रिंसिपल ने 4 घंटे सुनी, and that is why she became तोतो चांद, because of that principal. उसका जापानीज नाम मुझे याद नहीं है, बहुत लंबा नाम है, बट तोतो चांद मेड हर टीचर, अमर कर दिया उसने। तोतो चांद ने अपने टीचर को अमर कर दिया, बिकॉज दैट टीचर लिसन हर फॉर 4 आवर्स। जब मैं पहली बार गई तो 7-8 साल की बच्ची थी, कोई बड़ी बच्ची भी नहीं थी। तो टीचर इज नॉट ए टूल, एंड वी कैन नॉट रिप्लेस टीचर विथ टूल्स, वी कैन नॉट रिप्लेस स्कूल विथ टूल्स, दे आर टूल्स, ये सब टूल्स है। तो टीचर का जो रोल है, वो एक माली का रोल है, गार्डनर का रोल है। जैसे बाग में पौधा होता है ना, तो चंपा होता है, गुलाब होता है, मोगरा होता है, हर एक फूल होता है अलग अलग,
हर एक फूल को अलग जमीन चाहिए, हर एक फूल को अलग खाद चाहिए, हर एक फूल को अलग एक अलग नरिशमेंट चाहिए. एवरी चाइल्ड इज ए डिफरेंट पॉसिबिलिटी. एवरी चाइल्ड इज ए डिफरेंट पॉसिबिलिटी. नो टू चाइल्ड कैन बी सिमिलर. और उसका नरिशमेंट कौन करेगा? गार्डनर करेगा. और वो टीचर है, उसका जो रोल है वो गार्डनर का रोल है. टीचर का रोल है वो माँ का रोल है. टीचर का रोल है वो दोस्त का रोल है. और ये रोल और कोई नहीं प्ले, ये वीडियो ये रोल नहीं प्ले कर सकता है. बेजू की ऐप ये रोल नहीं प्ले कर सकती है. खान एकेडमी ये रोल नहीं प्ले कर सकती है. तो इसके साथ में मुझे तो मैं ये मानता हूं कि स्कूल्स आर मस्ट. जो गुरुकुल हम जिसे बोलते थे, और मेरा मानना है कि आगे के सेशन में कभी हम चर्चा करेंगे, एक टॉपिक तो हमने रखा है कि भाई whether we should be dependent on government for schools. आज की जो एजुकेशन सिस्टम है इसके, तो इसके साथ मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा. एंड यहाँ से ये जो मेरी बात है, वहां से ओएसिस का रोल चालू होता है, वहां से ज्योतिर्धर का रोल चालू होता है कि भाई ये शॉर्ट टर्म में हमें डेंजर लग रहा है, तो समाज को जगाने का काम कौन करेगा? हु विल अवेकन द सोसाइटी? हु विल अवेकन द पेरेंट्स ऑफ द इम्पेंडिंग डेंजर्स? ये जो डेंजर्स आ रहे हैं, ये जो भय है, इसके सामने लाल बत्ती कौन धरेगा? ये टीचर्स का रोल है. ये ओएसिस को ये काम करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं चलेगा. बेजू की ऐप से देखने से शायद बोर्ड में टॉप आ जाएंगे, बट लाइफ डजंट स्टार्ट देयर. नॉट स्टार्ट, एंड की तो बात ही छोड़, स्टार्ट भी नहीं होती है. आईआईटी में एडमिशन मिलने से लाइफ डजंट स्टार्ट. सो ये जो है, तो दैट इज अवर रोल, दैट इज अवर चैलेंज. और ये सब हमें साथ में, सब ज्योतिर्धर टीचर्स को साथ मिलकर करना है. आपने मुझे शांति से सुना, खूब खूब आभार, धन्यवाद. थैंक यू महादेव भाई. जैसे महादेव भाई ने हमारे सामने बहुत सारे पर्सपेक्टिव खुद ही रख दिए कि अभी इस दौर में स्कूल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कहाँ टीचर का रोल है, क्यों है. पर इससे कंफ्यूजन, शायद थोड़े थोड़े सवाल हमारे भी मन में, हमारे जो पर्सपेक्टिव पहले से बने थे उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गई है, और हमको बहुत सारे अब नए पर्सपेक्टिव मिले हैं. तो ऐसे ही कुछ पर्सपेक्टिव हमारे साथ जुड़े हैं. जैसे आज के यूथ है, तो उनको तो स्कूलिंग भी मिला एक टाइम तक, और उसके बाद उनको ऑनलाइन एजुकेशन भी मिला. तो फिर कोई कोई यूथ ऐसे है जिनको ऑनलाइन बहुत अच्छा लगने लगा. तो ऐसा क्यों हुआ? तो उसका पर्सपेक्टिव भी है. किसी किसी को होम स्कूलिंग बहुत अच्छा लगने लगा, किसी किसी ने मान लिया कि डिसीजन ले लिया कि स्कूल नहीं जाना है. तो ऐसा क्यों हुआ? तो उनकी ही जुबानी सुनते हैं कि उनके ये पर्सपेक्टिव उनके किस एक्सपीरियंस से और कैसे आए. तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी संगीता जी को कि वो हमको बताए कि उन्होंने कैसे डिसीजन लिए है स्कूल सिस्टम को लेके, और वो क्यों लिए हैं. थैंक यू कागी. अभी मैं शुरू करूँ तो पहले मुझे याद आता है कि जब हमारा महादेव भाई देसाई, मैं आपसे बात करना चाहूंगी. पहले तो जब ज्योतिधर का मेरा पहला दिन था, तो सेशन था, तब सिद्धार्थ भाई ने मुझे पूछा, मतलब सबको पूछा कि अगर आपके हाथ में सुपर पावर आ जाए तो आप क्या करोगे. तब मेरा आंसर था कि मैं दुनिया की सभी स्कूलें बंद कर दूंगी. तो अभी मुझे वो याद आ रहा है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए. क्यों कहा था? क्योंकि मुझे वो साइड पता है, क्योंकि मैंने जो साइड देखी थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए बोला था. तो जो मैं स्कूल की डेफिनेशन के आपने बोला, महादेव भाई ने बोला कि स्कूल की डेफिनेशन क्या है, व्हाट डज स्कूल मीन. तो मेरे हिसाब से जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और मैं फॉलो करती हूँ वो है कि स्कूल इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट पीपल मीट टुगेदर एंड टू डू थिंग्स ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट. वो स्कूल एक नाउन है, नाउन की डेफिनेशन है कि जहाँ अलग अलग लोग मिलते हैं और वहां पे वो इकट्ठा होके अपने जो यूनिक इंटरेस्ट है, अपने जो वो शौक है, उसके बारे में वो काम करते हैं, उसके बारे में वो रिसर्च करते हैं. वो मतलब वो मिलते हैं एक ही जगह पे. उनका मतलब ये नहीं कि सबके शौक वो सेम है, वो अलग अलग शौक है, अलग अलग इंटरेस्ट है, उनके बारे में वो पढ़ते हैं, सीखते हैं. अगर स्कूल को अभी वर्ब में ले जाए, मतलब कि वो स्कूल इज वर्ब ऑल्सो, सो व्हाट डज इट मीन टू टीच और टू एडुकेट. मतलब स्कूल जो वर्ब लेते हैं तो उनका मतलब होता है कि सिखाना या किसी को एडुकेट करना.
तो अभी जो होम स्कूलिंग की बात हो रही है, तो मुझे क्यों, जैसे कि पूछा क्वेश्चन कि मुझे क्यों लगा कि मुझे मेरे बच्चे को एजुकेशन नहीं देना है, मतलब कि ट्रेडिशनल स्कूल में नहीं देना है। अभी फिलहाल देखे तो स्कूल का जो मतलब है ना, तो स्कूल वर्ड जैसे कि हमारे सामने आता है ना, तो हमें एक बिल्डिंग ही दिखता है। जैसे महादेव भाई ने बोला कि वो एक झाड़ के नीचे भी हो सकता है, मतलब इट्स अ फैमिली, वो एक ग्रुप है, वहां पे कोई सिखाता है, कोई सीखता है। और यहाँ पे क्या हो गया है कि सिखाना और सीखना अलग ही हो गया है। ऐसा है कि एक ही जन सिखाता है और बाकी लोग सीखता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि एक दूसरे के पास से सीखना होता है, टीचर भी स्टूडेंट के पास से सीखते हैं, स्टूडेंट टीचर्स के पास से सीखते हैं, तो एक ग्रुप है वो। तो मुझे क्यों ऐसा लगा कि मुझे मेरे बेटे को, मेरा मेरा 10 साल का बेटा है, मैंने उनको स्कूल में नहीं भेजा है। तो क्यों नहीं भेजा है, क्योंकि मैंने देखा है कि आई वॉज अ टीचर फॉर 13 ईयर। मैंने स्कूल में भी पढ़ाई की है और कॉलेज में भी मतलब बच्चों को पढ़ाया है। तो मुझे वहां पे कुछ ऐसा लगा कि जो बच्चों में होना चाहिए, जो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना, वहां पे वो नहीं दिख रही थी। मैं बहुत बार बच्चों को पूछती थी कि आपको कुछ क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है, तो बच्चे को कभी अंदर से वो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा था। मैं कॉलेज में भी पढ़ाती थी, तो वो एक टाइम देती थी कि चलो 15 मिनट है ना, आपके क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। मतलब वो ये जो स्कूल में जो सिलेबस होता है उसके बारे में नहीं, कोई ऑफ क्वेश्चन होगा तो भी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। मैं कुछ लेक्चर दूं, उसके ऊपर से भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि क्या हो रहा है। मैंने मेरे अनुभव से देखा, मेरा बेटा भी हुआ और आसपास भी देखते थे कि बच्चा जब घर पे रहता है, मतलब वो 3 साल का होता है ना, तब तक उनके इतने क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही क्वेश्चन करता है, ये क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब। लेकिन जैसे कि वो स्कूल में जाता है तो उनके क्वेश्चन बंद हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि एक सब क्यों होता है। बाद में मैंने एमफिल किया, तो मेरा जो रिसर्च पेपर था, मतलब थीसिस था, वही था, क्योंकि मुझे वो जानना ही था, तो मैंने उनको स्टडी किया। तो मेरा थीसिस था प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो वो रिसर्च करते करते मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा होता है कि बच्चे जब स्कूल में आते तो उनको जो फिक्स सिलेबस की फ्रेम मिलती है, उसमें वो जो लेसन्स पढ़ाया जाता है, उसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, तो वो सामने से बच्चों को क्वेश्चन दिया जाता है, बच्चा का वो रट्टा मारना है, मतलब वो कॉपी एंड पेस्ट ही करना होता है। बच्चा यहाँ पे कॉपी करता है, बाद में एग्जाम पेपर पर पेस्ट करता है। तो उनके जो ओरिजिनल क्वेश्चन होते हैं ना, वो निकलते ही नहीं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं बचता है। बच्चा स्कूल में वो 5 घंटा 6 घंटा, कोई डे बोर्डिंग स्कूल होती है, अभी तो वही ट्रेडिशन चल रही है। तो वो कोई कोई स्कूल में तो ऐसा होता है कि 7-8 घंटा बच्चा स्कूल में पढ़ता ही रहता है, और 5 घंटा होता है तो बच्चा घर वापस आता है तो वो जाता है ट्यूशंस। तो उनका होमवर्क, स्कूल का होमवर्क, बच्चों को वो स्पेस मिलता ही नहीं, खाली टाइम मिलता ही नहीं कि वो सोच सके, उनके ओरिजिनल क्वेश्चन मिट जाते हैं। तो तब से मुझे लगा कि क्या ऐसी कोई स्कूल मिलेगी वहां पे बच्चों की क्यूरियोसिटी को डेवलप किया जाए। तो जब मेरा बेटा 4 साल का हुआ, 4 साल तक मैंने सोचा ही नहीं कि उनको स्कूल में डालना है सब कुछ। तब मैंने बहुत शुरू किया, लेकिन मुझे कोई ऐसी स्कूल नहीं मिली। तब से मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं ही होम स्कूल शुरू करती हूँ, मतलब कि होम स्कूलिंग करवाती हूँ। तो कैसे करवाना है, अभी आज जो मेरा है कि होम स्कूलिंग क्यों करना है और कैसे करना है, मतलब वो पूरा तो हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन ऐसा लगा कि ये जो फिक्स फ्रेमवर्क है सिलेबस की, हम बोलते हैं, कभी कभी कोई बोलते हैं कि ये स्कूल में है ना बहुत टफ सिलेबस पढ़ाते हैं, जैसे कि सीबीएसई में टफ सिलेबस होता है, जीएसबी में थोड़ा इजी रहता है। लेकिन टफ और इजी ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो टीचर ही उनको टफ या इजी बनाते हैं। वो टीचर को लगता है कि टफ है या इजी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन बच्चा कोई भी इजी सिलेबस है या वो टफ है, उसकी फ्रेमवर्क में तो आ ही जाता है। तो क्या होता है कि वो बाहर का कुछ सोच ही नहीं सकता है। अगर आप होम स्कूलिंग करवाते हो बच्चों को, तो वो कोई, उनके पास कोई फिक्स फ्रेमवर्क नहीं होगी सिलेबस की। तो द वर्ल्ड इज द ओपन क्लासरूम फॉर हिम। उनको जो भी पढ़ना है, उनके पास बहुत ही कुछ चॉइसेस रहेगी कि मुझे ये सीखना है, वो सीखना है। तो मैंने जब शुरू किया तो मुझे लगा कि चलो कैसे क्या देना है। तो बुक्स में से तो यही है वही है, वो कुछ देना शुरू नहीं किया, लेकिन मैंने मेरे बेटे को ये वर्ल्ड को एक्सप्लोर करवाना शुरू किया। मैं जगह जगह पर उनको लेके जाती थी और देखा कि उनकी क्यूरियोसिटी कितनी बढ़ रही थी। मुझे वो क्यूरियोसिटी का ही प्रॉब्लम था, तो वो जो स्कूल में नहीं दिख रही थी।
तो मुझे लगा कि चलो वो नई नई जगह पे जाता है तो उनकी क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। किसी भी बच्चे की या कोई भी व्यक्ति की क्यूरियोसिटी वो जो 4 वर्ल्ड क्लासरूम है उसमें वो डेवलप होगी ही नहीं। वो बाहर की दुनिया देखेगा, नया नया चीज उनके सामने आएगी, तब उनको लगा कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, वो सब क्वेश्चंस हो गए। मेरा बेटा इतना क्यूरियस हुआ कि मुझे भी इतनी वो ऐसे लग रहा था कि इतने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, मेरे पास उनके आंसर भी नहीं थे। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने वो लिस्ट डाउन किए, हर एक क्वेश्चन में उनका लिखती जा रही थी और उसके ऊपर से मुझे सीखना मिलता था। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो टीचर है वो मेरा बेटा है, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अभी उनके क्या बेनिफिट्स है उनकी भी मैं बात करना चाहूंगी कि बच्चा को जब वो चॉइस मिलती है तो वो खुद को डिसीजन लेना होता है कि मुझे आगे क्या करना है, क्या पढ़ना है, किसमें जाना है, तो वो बच्चा डिसाइसिव बनता है और उनके इंटरेस्ट के ऊपर वो काम करता है। तो उनको कभी ऐसे रिग्रेट फील नहीं होगा कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, मुझे ये करना पड़ा। वो किसी को ब्लेम भी नहीं करेगा, मतलब अपना जो जीवन है ना पूरा सेटिस्फैक्टरी वो जिएगा, वो कभी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करेगा और बच्चा रिस्पॉन्सिबल बनेगा। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, मेरा बेटा भी जो बड़ा होगा होता गया, तो ऐसा लगता है कि वो जो उनको जो इंटरेस्ट नहीं है उसमें मैं उसको ज्यादा वो कुछ भी नहीं करवाती हूँ। वो रीडिंग राइटिंग का प्रेशर उसके ऊपर बिल्कुल नहीं है, उनको जो इंटरेस्ट है उसमें मैं उनको साथ दे रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अभी देखो कि मेरा बेटा है, उनको है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज में इतना इंटरेस्ट है और अभी इनको जो नॉलेज है वो मेरे और मेरे हस्बैंड और मेरे घर में किसी भी पर्सन को इतना नॉलेज नहीं है। तो वो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उनको अपने इंटरेस्ट का करना मिला है। तो अभी वो रिस्पॉन्सिबल बनता है, मतलब मेरी जो कहना है कि बच्चा रिस्पॉन्सिबल भी बनता है कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये आगे बढ़ाना है, तो मैं कैसे करूं। मुझे लगता था कि मेरा बेटा इंट्रोवर्ट है, मतलब है ही, तो किसी लोग के साथ मतलब जो बातें करना होता है ना वो कम करता था। लेकिन अभी उनकी इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी बात होती है ना तो कोई भी अनजान है तो वो बात कर ही लेता है, क्योंकि उनकी वो जरूरत है, उनकी वो नीड है। तो मुझे लग रहा है कि वो इतना वो रिस्पॉन्सिबल भी बनता है कि हाँ मुझे ही काम है ना तो मुझे ही बात करनी पड़ेगी, कि मेरा काम है तो मुझे करना है। तो रिस्पॉन्सिबल बनता है क्योंकि उनको कोई बोलने वाला नहीं है कि तुझे ये करना ही पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। दूसरा मुझे लगता है कि वो इंडिपेंडेंट बनता है, कि जैसे कि अभी रिस्पॉन्सिबल बनता है मतलब इंडिपेंडेंट तो बनता ही है। अभी खुद का वो खुद को ही करना है, जैसे कि वो प्लानिंग भी करना है कि आज मुझे क्या करना है। तो वो जैसे कि अपना टाइम क्या बिताएगा, कैसे बिताएगा, टीवी में कितना टाइम देगा, स्टडी में कितना टाइम देगा, एक्सप्लोर करने में कितना टाइम देगा, वीडियो देखने में कितना टाइम देगा, वो सब वो प्लानिंग भी करता है। तो अपने स्किल बेस्ड हो जाता है। अभी देखो कि हमारा ऐसा होम स्कूलिंग का ऐसा कंसेप्ट होता है, तो हमारे पास जैसे महादेव भाई ने बोला कि बहुत कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है, अभी ऐसा बोर्ड है। तो जैसे कि एनआईएस है, उससे वो एग्जाम क्लियर कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इतना करके वो रुक जाएगा, वो आगे बढ़ ही सकता है, वो बढ़ता है। लेकिन कभी कभी क्या आता है कि डिग्री नहीं होगी उनके पास तो क्या करेगा, स्किल बेस्ड करेंगे तो। लेकिन अभी इतने अच्छी कंपनियां है, वो क्या करती है कि बिना डिग्री स्किल बेस्ड जॉब देती है, जिसके एग्जांपल्स है एप्पल है, गूगल है, स्पेसएक्स है, टेस्ला है। वो अभी हमें पता है कि वो डिग्री तो देखती ही नहीं है, और वो डिग्री के बिना अगर उनके में स्किल है तो स्किल बेस्ड वो जॉब मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये जो होम स्कूलिंग है ना वो सबसे बेस्ट है। और मुझे लगता तो नहीं, लेकिन अभी मैं फील ही कर रही हूँ कि मेरा बेटा, अभी मैं एक बेटे की मदर थी, अभी मेरे साथ इतने लोग जुड़ गए हैं कि अभी मैं 100 बच्चे की होम स्कूलिंग मदर बन गई हूँ। तो अभी वो ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। तो माधव भाई, आपका जो क्वेश्चन है कि क्या होगा, वो स्कूल का मतलब जो है अस्तित्व वो खतरे में है, तो शायद हो सकता है, जो पता नहीं। स्कूल आर ग्रेट, बट स्कूल को कुछ सिस्टम चेंज करना ही पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन। मुझे होम स्कूलिंग के बारे में जो बोलना था मैंने बोल दिया। थैंक यू वेरी मच। यस, तो थैंक यू संगीता बहन, आपने अपना पर्सपेक्टिव रखा। महादेव भाई, हमारे पास और भी पर्सपेक्टिव है, तो आप पहले सुनना चाहोगे या आप कुछ अगर अरे आपका? सबको बोलने दीजिए पहले। यस, ओके। तो हमारे बीच
एक एनजीओ से मेंबर है जिन्होंने इस दौरान जितना अभी 1 साल से जो दौर चल रहा है उसमें स्कूल्स का इम्पोर्टेंस उनको कैसा लगा और उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, तो मैं प्लीज इनवाइट करूंगी उदय भाई को कि वो इस टॉपिक के बारे में अपना मुद्दा या अपना पर्सपेक्टिव रखें। नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सेंसिटिव है। 2012 से हम लोग रूरल और ट्राइबल स्कूल में बच्चों के साथ काम करते हैं और आज जो हमारी फैमिली है वो करीबन 450 प्लस टीचर्स हैं और करीबन 25 से 30 हजार के करीबन बच्चे हैं। गुजरात के 5 जिले में हम लोग काम करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अलग अलग है और हर एक साल हर एक समय पे मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। लेकिन आज की जो हमारा डिस्कशन है वो मैं जो अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर ही मैं सीमित रखूंगा। बेसिकली मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो महादेव भाई ने बताया कि शिक्षण क्या है और शिक्षण कैसे होता है, मेरे अनुभव से जो मैं बताऊं और ज्यादातर ये रूरल और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है कि जब बच्चा मतलब स्टूडेंट और टीचर भावात्मक रूप से जोड़ते हैं तब शिक्षण होता है। और ये मैंने बहुत जगह देखा है और संगीता बहन ने भी वही बोला कि चाहे होम स्कूलिंग हो या चाहे गवर्नमेंट के स्कूल्स हो, भावात्मक तरीके से दोनों का जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी शिक्षण होता है। लास्ट 1.5 साल में ये पैंडेमिक की सिचुएशन में हमने हमारी यात्रा है वो चालू रखी। करीबन हर एक गांव के अंदर जहां जहां हमारा टीचर था वहां हमने शेरी शाला शुरू की। गांव के बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा कर करके हमारे टीचरों ने पढ़ाया और मैं कंटिन्यूअस उन लोगों के साथ संपर्क में था, डेटा का माइनिंग कर रहा था, डेटा देख रहा था और मुझे वो लगा कि स्कूलिंग या बच्चे का जो लर्निंग है वो सिर्फ क्लास से सीमित नहीं है, हमको उससे भी काफी आगे जाना पड़ेगा और जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इंक्लूसिव और होलिस्टिक एजुकेशन की हम बात करते हैं तो एक पार्ट है एजुकेशन का, दूसरा जो पार्ट है वो उसके संस्कार और उसकी जो वैल्यू सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने का, और तीसरा जो पार्ट है उसकी स्किल्स है, उसको क्या करना है, क्या बनना नहीं क्या करना है, उसको स्ट्रेंथन करने का। हमने करीबन लास्ट ईयर करीबन 10 से 11 हजार बच्चों के साथ हमने हमारे लाइव क्लास के मॉड्यूल्स हमने रन किए। हमने उनके साथ उनके पेरेंट्स के फीडबैक भी लिए और वो बहुत ही एनकरेजिंग था। मतलब वो तो उनका पेरेंट्स का तो ये बोला भाई आप कुछ भी करो, लेकिन ये हमारा जो हम वैल्यू एजुकेशन के जो होम क्लास जो हम लाइव क्लास करते हैं वो चालू रखो। आज मैं वो टॉपिक टच नहीं करूंगा, लेकिन जस्ट उनका मैं फीडबैक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरा जो पहलू है कि टेक्नोलॉजी के साथ आके क्या टेक्नोलॉजी इसको रिप्लेस कर पाएगी, उसका भी एक पहलू आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। हम लोग हमारा जो बैकग्राउंड है वो टेक्नोलॉजिकल कंपनी का है, तो हमने वही सोचा कि जैसे महादेव भाई ने बताया कि अलग अलग वीडियो या असेसमेंट वगैरह अलग अलग टूल्स हैं जो शिक्षक की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए या बच्चे का लर्निंग बढ़ाने के लिए वो मदद रूप होता है। तो हमने लास्ट ईयर गूगल और CSF फाउंडेशन ने हिंदी में और अंग्रेजी में टिक-टैक लर्न करके वीडियो बनाए हैं स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 10 के, वो गणित और विज्ञान और पर्यावरण के ऊपर है। तो हमने एक बहुत बड़ा अभियान लिया और मेरी जो टीम थी उन लोगों ने करीबन 1300 के करीब जो वीडियो है उसका पूरा गुजरातीकरण किया। यूट्यूब के ऊपर आप टिक-टैक लर्न गुजराती आप देखेंगे तो वो आपको इजीली अवेलेबल है। हमारे दीक्षा प्लेटफॉर्म बहुत सारी जगह पर अवेलेबल है। तो हमने खुद ये प्रोसेस में हम गए और साथ साथ हमने ये देखा कि चलो हमारे टीचर को ये टूल देके बच्चों का लर्निंग कैसे इंप्रूव होता है उसके ऊपर भी हम प्रयोग हम करें और देखें। आउटकम जो था ना वो बहुत ही सरप्राइजिंग है। बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो के साथ जो लर्निंग होता है ना वो लर्निंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वीडियो जो देखते हैं वो एक मैकेनिकल प्रोसेस से देखते हैं,
यहाँ पे जो शिक्षक का रोल है वो फैसिलिटेटर का है। शिक्षक बच्चे को क्वेश्चन पूछ पूछ के जो भी कंटेंट है या जो वीडियो है उसमें वो बच्चा सीखा कि नहीं, उसने ग्रास्प किया कि नहीं, तो ये सब जब नहीं होता है ना, तब टीचिंग लर्निंग मतलब लर्निंग होता ही नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है ग्राउंड रियलिटी का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आने वाले समय में ये जो शिक्षक का रोल है, वो शिक्षक के साथ जब भी टूल्स आए तो टूल्स के साथ फैसिलिटेटर का भी होने वाला है। क्योंकि बच्चा सीखा कि नहीं सीखा, जैसे क्यूरियोसिटी संगीता बहन ने बताया और मैं मैप कर रहा था कि बच्चों को प्रश्न पूछना चाहिए, अदरवाइज तो वो देखेगा, वो रैंडमली वो अपना जो क्वेश्चन है असेसमेंट के अंदर जवाब भी देगा, वो तीर लग गया तो तीर, नहीं तो रॉन्ग हो गया तो दूसरा ट्राई करेगा, लेकिन इससे टीचिंग लर्निंग नहीं होता है। कॉन्सेप्चुअल अगर सीखना है तो टीचर को भी उसके साथ देख के होमवर्क करके क्या क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए, सो दैट बच्चा उसके ऊपर सोचे और सोच के अपना दिमाग लगा के उसके ऊपर वो अपना लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू करे। दूसरी बात महादेव भाई ने बताई एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे एक्चुअली ये क्षेत्र में भी काम करने का बहुत बड़ा मौका मिला। गांधीनगर में हमारे गुजरात गवर्नमेंट ने कमांड एंड कंट्रोल सेटअप किया है, और कमांड एंड कंट्रोल का जो मेजरमेंट जो टेक्निक है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। बहुत सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं बच्चों की अटेंडेंस के साथ, बच्चों का वीकली टेस्ट के साथ, बच्चों का जो उसको पीएटी बोलते हैं उसके साथ सब डेटा इकट्ठा होता है। वो डेटा को हम प्रोसेस करते हैं, और वो प्रोसेस करने के बाद हम एनालाइज करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ गैप्स है और वो गैप्स किस तरह उसको ब्रीच करना है। मानो कि एक बच्चा है मैथ्स और साइंस में उसके 80% के ऊपर आया मार्क्स, लेकिन इंग्लिश में वो 35-36 है, वहां पे टीचर का रोल शुरू होता है कि जो बच्चा एक पर्टिकुलर टॉपिक में वीक, एक सब्जेक्ट में वीक है या कोई सब्जेक्ट के टॉपिक के अंदर वीक है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो पता लगता है। लेकिन जब टीचर स्कूल में अपने बच्चों के साथ जुड़ा है तो उसको तो पता ही है कि XYZ मगन है तो भाई मगन भूमिति में वीक है, या संजय है वो अलजेब्रा में वीक है, क्योंकि वो भावात्मक रूप से जुड़ा है। वहां कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत जब है जब आप उसको मास में लेके जाना है, मॉनिटरिंग करना है और उसको वो लेवल के ऊपर लेके जाना है। लेकिन जब स्कूल्स की बात होती है तब टीचर जब बच्चे के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसके साथ जुड़े हुए हर एक बच्चे का परफॉर्मेंस, हर एक बच्चे की स्ट्रेंथ, हर एक बच्चे की वीकनेसेस वो उसको पता है। लेकिन जो कमियां है वो कमियां ये है कि वो जान के ओनरशिप लेके वो कमियां वो ब्रीच उसको कैसे करना है। मेरा बच्चा अगर फिजिक्स अगर या बीजगणित में वीक है तो सुबह 9 बजे आके उसके लिए मैं 0 तास लेकर उसको मैं कैसे स्ट्रेंथन करूं, ये आज की व्यवस्था की एक जरूरियात है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से शेप ले रही है, एटलीस्ट मैं रूरल और वो एरिया के लिए जब मैं देखता हूं तब मुझे लगता है कि ये टूल्स से उनका लर्निंग थोड़ा इफेक्टिवनेस उसका बढ़ेगा, अच्छी तरह से वो कर पाएंगे। बहुत सारी चैलेंजेस हैं, लेकिन उसमें अगर शिक्षक का रोल फैसिलिटेटर का रहा तो वो बच्चे में बहुत सारा बदलाव ला सकते हैं, एंड रियली दे कैन बिकम द चेंज मेकर। धन्यवाद। थैंक यू उदय भाई। ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि क्वेश्चन एंड आंसर राउंड भी है, तो आपके जो भी सवाल है आपके, मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत मनोमंथन चल रहा है अभी और बहुत कुछ शेयर करने का या पूछने को भी मन हो रहा है, तो वो सब संभाल के रखिए, उसका भी राउंड आने वाला है। इसी के साथ हमारे पास तीसरा पर्सपेक्टिव है अलग जो ट्यूशन या कोचिंग इंडस्ट्री से, जो महेश भाई को मैं इन्वाइट करूंगी कि वो प्लीज शेयर करें अपना पर्सपेक्टिव। नमस्ते, मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस। ओके। पहले तो मुझे बोलने के लिए मौका देने के लिए धन्यवाद। और मैं ट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ। 2005 में मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, और अभी पिछले 1.5 साल से पेंडेमिक के कारण अभी बंद है। लेकिन मेरे जो अनुभव है वो स्टूडेंट के साथ ही रहे हैं, तो वो मैं शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो मैं ट्यूशन बिजनेस में होने के बावजूद भी पहले से ही
ट्यूशन व्यवस्था के खिलाफ रहा हूँ पहले से भी, और ओपनली बहुत बार लिख भी चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ कि ये व्यवस्था एक साइड इफेक्ट के तौर पे स्टार्ट हुआ कि जो स्कूल्स थे आज से 20 साल पहले या फिर 15 साल पहले हम देखते थे, तो जो बच्चा कमजोर था पढ़ाई में वही ट्यूशन जाता था कि उसको स्कूल में नहीं समझ आ रहा है, उसका दिमाग कम काम कर रहा है, इसलिए उसको ट्यूशन भेज दो, मतलब डबल टाइम करवाओ, उसको स्कूल में भी पढ़वाओ और ट्यूशन में भी भेजो ताकि वो समझ सके। तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना होता था उन बच्चों पर जो पढ़ाई में कमजोर होता था। लेकिन आज सिनेरियो क्या है 15-20 साल के बाद? सिनेरियो ये है कि अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो वो पहला पहला ट्यूशन कोचिंग में एडमिशन लेगा कि अपनी मतलब वो होशियार है बावजूद भी ट्यूशन में एडमिशन लेगा। पिछले 15-20 साल में स्कूल की क्वालिटी में कहाँ कमी आई, जैसे कि स्कूल एक रिजल्ट देना और एग्जाम लेना, उससे उसकी कोई ज्यादा अहमियत है ही नहीं। ये बात सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दिमाग में बैठ गई है कि स्कूल तो क्या एग्जाम लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चों की केयर कौन करता है? तो ट्यूशन क्लासेस वाले करते हैं। मेरे को मालूम है, मेरे यहाँ पे जब एडमिशन फुल हो जाता है तो लिटरली कॉल आता है कि हमारे बच्चे को ले लो, क्योंकि बाहर ऐसा इमेज रहता है कि भाई इनके यहाँ पे भेज दो, बच्चा अच्छा हो जाएगा, होशियार हो जाएगा, मतलब वो केयर लेंगे। लेकिन वही उन वो एफर्ट्स वो स्कूल में नहीं लगाते, क्योंकि हमारे पे भरोसा आ गया है, ट्यूशन इंस्टीट्यूट पे सभी को भरोसा हो गया है कि भाई ये लोग हैं वो बच्चों को अच्छी तरह से केयर लेते हैं, वहां पे हम कंप्लेन कर सकते हैं, उनको हम पूछ सकते हैं हमारा बच्चा कहाँ पे गया, उनके पास डेटा रहता है, वो लोग हमारे बच्चे की केयर लेते हैं। या फिर हमारे बच्चों की समस्या के लिए अगर ट्यूशन क्लासेस के ओनर के पास जाएंगे तो वो हमको 15-20 मिनट देंगे। यही से सभी चीज स्कूल में उन लोगों को नहीं मिल रही। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी तो ऐसी पिक पॉइंट पे आ गए ट्यूशन कोचिंग वाले कि स्कूल को कुछ समस्या हो तो हमारी मदद लेते हैं। फोन आता है, महेश भाई इस बच्चे को ये जरा बोलो ना, वो क्लास में ऐसा कर रहा है, और हम बच्चे को समझाते कि आपको स्कूल में शांति से बैठना है, फिर जाके बच्चा बैठता है। आप देखो कितना बड़ा शिफ्ट है। वैसे हम कोई गवर्नमेंट या फिर ना तो हमारे पास बच्चे का लिविंग सर्टिफिकेट है, ना बच्चे का कोई ऐसा हमारे पास अथॉरिटी है कि उनको हम कब्जे। लेकिन पिछले 15-20 साल में ट्यूशन क्लासेस पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इनके बीच में एक ब्रिज बना है। हमको तो पैसा मिलता है, हम एक अर्थ मतलब पैसा कमा रहे हैं, इस हिसाब से हमारा मतलब जो व्यवहार है वो पोलाइट रहता है कि भाई चलो हम किसी को ज्यादा डांट देंगे तो वो लोग हमारे यहाँ से निकल जाएंगे या फिर एडमिशन कर देंगे। तो हमारा तो एक स्वार्थ भी रहता है 30-40%। बाकी का तो ठीक है, हम एक्सपर्ट है उसके जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है उस हिसाब से बच्चे के पीछे मेहनत करते हैं। लेकिन यही पोलाइटनेस स्कूल में नहीं है, तो उस हिसाब से स्कूल का जो विश्वास है पेरेंट्स और बच्चों का वो कम होता जा रहा है। बच्चे हमको इतना सारा कंप्लेन करते हैं, हमने यही क्वेश्चन स्कूल में पूछा, हमको जॉब नहीं मिला, आपने शांति से हमारे बगल में बिठा के हमको समझाया। तो ये विश्वास स्कूल में दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, और स्कूल वालों ने भी मान लिया है। कौन कौन सा बच्चा कहाँ पे ट्यूशन जाता है उसका वो स्कूल वाले रिकॉर्ड रखते हैं। 10वीं से 11वीं में एडमिशन चाहिए तो स्कूल वाले हमारे पास से डेटा मांगते हैं कि भाई हमको डेटा दो ताकि हम 11वीं में हमारे यहाँ पे एडमिशन, या फिर हमको वहां तक भी ऑफर आता है कि भाई हमारे यहाँ पे बच्चों की 25,000 फीस है, उनमें से 3,000 आप कमीशन लेना, लेकिन बच्चों को हमारे यहाँ पे रेकमेंड कर दो। वैसे मैं पर्टिकुलरली मैं ऐसी किसी भी चीज में नहीं जुड़ता हूँ, फिर भी ऐसी ऑफर्स आती, यही साबित होता है कि स्कूल का भरोसा दिन प्रतिदिन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में कम हो रहा है। और वो भरोसा हम लोगों ने जीत लिया है, वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स के साथ यहाँ तक भी हो जाता है कई कई बार कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करते हैं कि ऐसा हो गया है तो हम क्या करें, जैसे कि कोई बैंक का इश्यू हो या कोई फैमिली मैटर हो। तो ये विश्वास बना है, और हम जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कभी कभी मिलते हैं तो फिर भी ये बात सब निकलती है। तो उससे तो प्रूव है कि स्कूल का भरोसा कम होता जा रहा है और ट्यूशन इंस्टीट्यूट का भरोसा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, लेकिन पिछले 15-20 साल में मैं स्टूडेंट के साथ काम कर रहा हूं, तो एक चीज मेरे को बार बार दिमाग में आ रही है कि हम कितना भी इंस्ट्रूमेंट डाल दें, कितने भी टूल्स परचेस कर लें, कितने भी टूल्स को हम लगा लें एफर्ट्स, लेकिन जब तक बच्चे के मन में जो सीखने से पहले का जो डर होता है वो नहीं निकलता है ना, तब तक वो टूल्स है या फिर हम कोई भी टेक्निकल टूल्स ऐड करते हैं वो काम का नहीं रहता है। मैं ज्यादातर बच्चों से काम करता हूं तो पहला काम ये करता हूं कि वो मुझसे ना डरे या फिर सीखने से ना डरे, कोई 200 पेज की बुक से उससे ना डरे।
कोई कोई मैथ्स की कोई अलग अलग संकेत है उससे न डरे, क्योंकि ये चीज उनको डराती है। वो ऐसा सोच के बैठ जाता है कि ये मेरे मतलब मेरे बस के बात मतलब मेरे दिमाग में आएगा ही नहीं। तारे जमीन के फिल्म में ऐसा सीन वास्तव में हो जाता है। लेकिन ऐसे भी कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, और महादेव भाई तो उनके साक्षी भी है। मेरे यहाँ पे एक नरेश करके स्टूडेंट्स था, 10वीं में 3 बार फेल था। और सर ने रेकमेंड किया मेरे यहाँ पे, और 12वीं में उसके 72% है, और अभी ये वो बीबीए फाइनेंस कर रहा है। तो एक बार उसके दिल में से अगर डर निकाल दे, हम पहला काम है ये करें कि हम डर नहीं। लेकिन टीचर्स लोगों की जो मेंटालिटी है वो थोपने की होती है, जैसे कि मैं एक्सपर्ट हूँ। ये जो अपना ज्ञान का भार लेके स्टूडेंट्स पे हावी हो जाते हैं। फिर मुझे सब कुछ आता है, कहीं कहीं पे कुछ ना हो तो वो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट के सामने। मतलब मेरी क्रेडिट क्या रह जाएगी, मेरी इज्जत क्या रहेगी। ये जो बोझ लेके टीचर्स लोग स्टूडेंट के सामने बैठते हैं ना, वो सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि उसी बोझ के तले वो कई स्टूडेंट्स को समझ भी नहीं पाते कि भाई हमको किस एकदम एकदम नीचे तक जाकर स्टूडेंट्स को समझना है, वो समझ नहीं पाते। और उसी सभी प्रॉब्लम्स में वो बच्चों का डर दूर नहीं कर पाते। ये सिर्फ मेरा मेरा अनुभव है। वैसे तो स्टूडेंट के साथ मेरा पिछले 15-16 साल का अनुभव है, बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैंने 2 पॉइंट आउट यहाँ पे किया है कि स्कूल्स का स्कूल्स का जो अस्तित्व है वो क्यों संकट में है, क्योंकि वो अपना विश्वास खो रहे हैं। और ट्यूशन वाली जो लॉबी है वो पूरी की पूरी अभी भी मजबूत हो रही है। उससे भी बढ़कर मैं बात करूं तो आप कोटा देख लो, देख लो, या फिर कोई ऐसे बहुत हमारी गांधीनगर देख लो, अहमदाबाद देख लो। यहाँ पे तो हब एक बिल्डिंग रहता है 5-6 माल का, और सभी में ट्यूशन क्लासेस, और एक मतलब एक एजुकेशन हब जैसा, मतलब एक कॉर्पोरेट कल्चर भी आ गया है। तो वो देखते हैं तो अभी स्कूल का तो मुझे मुझे संकट दिख ही रहा है। लेकिन कई सारे स्कूल्स भी ऐसे मतलब अभी ट्राई कर रहे हैं कि अपना विश्वास वापिस हो। लेकिन उसको उन लोगों को ये बात रियलाइज हो रही है कि नहीं रही, वो भी एक क्वेश्चन है। उस पर भी कुछ रिसर्च होना चाहिए, उस पर भी मंथन होना चाहिए। स्कूल के जितने भी प्रिंसिपल है वो भी इकट्ठे होकर इसके बारे में सोचना चाहिए। और मैं ट्यूशन से आय कमा रहा हूँ, मेरी आजीविका चल रही है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, गलत व्यवस्था है। जो भी बच्चे का एजुकेशन होना चाहिए वो 11 से 5 का जो हमारा स्कूलिंग है उसमें जो भी फेरफार बदलाव करना पड़े वो करो, लेकिन उसी व्यवस्था में होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने बच्चे का पूरा टाइम मतलब पूरा का पूरा टाइम हजम कर दिया। हम सुबह में 7 बजे बुलाते हैं, 9 बजे तक बिठाते हैं, शाम को 5:30 बजे बुलाते हैं, 7:30 बजे तक बुलाते हैं। मतलब 4-4 घंटा दिन का हम खा रहे हैं बच्चों के। और बदले में हम क्या दे रहे हैं, वो 65 का स्टूडेंट था 75 तक रख देते हैं। हमको तो पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, चलो मेरे बच्चे के 10% इंक्रीज हुए, चलो फीस ले लो वगैरह। हमारा बिजनेस चल रहा है, मैं इस बिजनेस में होने के बावजूद भी हद से ज्यादा विरोध नहीं कर सकता या फिर अवेयर नहीं ला सकता, क्योंकि उससे मेरी आजीविका चल रही है। लेकिन हम लोग समय खा रहे हैं, समय के बदले में एक सर्टिफिकेट में 10% से ज्यादा हम कुछ नहीं दे रहे हैं। वो समय में बच्चा क्रिएटिव काम कर सकता है, अपना स्किल डेवलप कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो इस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ कि स्कूल व्यवस्था मजबूत होना चाहिए, इनकी जितनी भी कमी है वो पूरी होनी चाहिए। और उसमें सरकार हो, एनजीओज हो, मतलब कई सारी स्कूल ट्रस्ट से चलती है तो वो ट्रस्ट के ट्रस्टी हो, या फिर यहाँ पे जो भी तज्ञ बैठे हैं वो सभी हो, इकट्ठा करके स्कूल को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। और नई एजुकेशन पॉलिसी भी मैंने देखी है, तो बहुत सारी ऐसी चीज है जो उसको वास्तव में जमीनी हकीकत पे लाएंगे तो बहुत सारा रिस्ट्रक्चर हो सकता है और स्कूल का विश्वास वापिस आ सकता है। अस्तु, भारत माता की जय। थैंक यू महेश भाई। तो हमारे पास एक आखिरी पर्सपेक्टिव यूथ की तरफ से है, क्योंकि वो ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने एक वीडियो भेजा है। होस्ट, कैन वी प्ले द वीडियो? Yes, we have.
ओके, सो आई थिंक हम उसको थोड़ा समय बाद भी दिखा सकते हैं, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यस महादेव भाई, यू कैन आंसर द क्वेश्चन। धन्यवाद उदय भाई, संगीता बहन और महेश भाई। संगीता बहन ने बताया कि क्यूरोसिटी स्कूल में खत्म हो जाती है, तो बिल्कुल सही बात कही, एकदम सही बात है। मैं तो मानता हूँ कि स्कूल में बच्चे को प्रश्न पूछने ही नहीं देते हैं, और प्रश्न नहीं पूछने देने की वजह से उसकी क्यूरियोसिटी भी खत्म हो जाती है। आपने बिल्कुल सही बताया कि जब होम स्कूलिंग होता है तो बच्चे इंडिपेंडेंट बनते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, दे डोंट ब्लेम मदर्स। तो ये जो आपका पर्सपेक्टिव है बहुत सही है। मेरा प्रश्न यही है, आर ऑल पेरेंट्स कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द एनवायरनमेंट विच संगीता बेन इज प्रोवाइडिंग? जो एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सभी पेरेंट्स प्रोवाइड करने की स्थिति में है, या तो फिर पेरेंट्स सब अपने अपने काम पे चले जाएंगे तो बच्चा फिर क्या देखेगा वो भी हमें पता नहीं है, और एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेट। तो ऑल पेरेंट्स आर नॉट कैपेबल। सो होम स्कूलिंग आज की व्यवस्था के विकल्प में कुछ लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी यूनिवर्सल सॉल्यूशन फॉर ऑल, ऐसा मेरा मानना है। आप कई लोगों का मानना अलग भी हो सकता है। उदय भाई ने बहुत सही बात कही कि जब भावनात्मक रूप से स्कूल में भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं, इमोशंस, जैसे मैंने रिलेशंस की बात कही, तो मैन लिव बाय इमोशंस, मैन इज नॉट ए मशीन। तो जब भावनाओं को एक टीचर जोड़ता है, और कई भावनाएं जुड़ती है, एक भावना नहीं जुड़ती है, तब उसका पूरा जो स्पिरिचुअल या होलिस्टिक ग्रोथ है वो होता है। उन्होंने एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट दिया कि वीडियो से लर्निंग होता नहीं है, और ये मैं भी मेरा एक्सपीरियंस बताऊं कि 85 में जब मेरे घर में पहली बार टीवी आया, और जब बीबीसी उसके ऊपर उस टाइम का बीबीसी अलग था, और बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते थे, तो मैंने सोचा कि चलो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आराम से बैठे बैठे वीडियो देखो, हमारा नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन 2-3 साल के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या देखा वो भी याद नहीं है। सो जो वीडियो या यूट्यूब देखते हैं, इट डजंट एक्टिवेट थिंकिंग, उससे थिंकिंग एक्टिवेट नहीं होता है। तो उदय भाई ने बहुत सही बात कही कि वीडियो से लर्निंग होता नहीं है। सो सवाल ये है कि, और लास्ट में जो महेश भाई ने कहा, जो मेरी बात की शुरुआत में मैंने कहा कि भाई कोचिंग क्लासेस इतने, जैसे गुजराती में कहे कि दमदमे केम छे, why they are flourishing because the society has lost the confidence in the system of schools, और वो कॉन्फिडेंस रिगेन करना, दैट इज द चैलेंज बिफोर द जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये सबके लिए चैलेंज है, क्योंकि स्कूल की अहमियत खत्म हो गई। लेकिन महेश भाई आपने जो बात कही कि यदि कोचिंग, जैसे आपने एक्सेप्ट किया कि कोचिंग क्लास में जो शिक्षक, स्कूल में जो एक रिलेशनशिप है वो गुरु और शिष्य की होती है, कोचिंग क्लास में वो रिलेशनशिप बदल के विक्रेता और ग्राहक की हो जाती है। When you become a consumer, you will always try to please the consumer, and when you try to please somebody, it will not blossom, वो कभी खिलेगा नहीं। तो ये कोई ग्राहक और विक्रेता का संबंध नहीं है, ये गुरु और शिष्य का संबंध है। तो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और अभी क्या हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री था और वो मेन बन गया। दैट इज अ सैड पार्ट, कि जो कॉम्प्लीमेंट्री था वो मेन बन गया, और मुझे लगता है कि ऑनलाइन भी कॉम्प्लीमेंट्री टूल तल के आया और वो मेन नहीं बनना चाहिए। इफ द रैट रेस कंटिन्यूज, समाज की मानसिकता यदि नहीं बदलती है, तो ऑनलाइन भी वो कॉम्प्लीमेंट्री है, टूल है, वो मेन बन सकता है। सो महेश भाई ने सही बताया कि ट्यूशन की लॉबी है जो काफी डिसीजन के पीछे होती है, कई डिसीजन ट्यूशन लॉबी लेती है। सो सबने अच्छे अपने पॉइंट्स रखे, एवरीवन इज राइट एट देयर प्लेस। लेकिन मेरा यदि मानना है कि जब कोचिंग क्लास बंद होंगे, महेश भाई बुरा मत लगाइए, लेकिन जब कोचिंग क्लास बंद होंगे तभी ही हम मानेंगे कि एजुकेशन सिस्टम
अभी स्कूल में शिक्षा दी जा रही है और तभी सही तरह का एजुकेशन है वो हम मानेंगे। वी शुड हैव, क्यों समाज में कोचिंग क्लास की जरूरत है? और मैं तो मानता हूं कि गांधी जी ने तो हिंद स्वराज में लगा है कि हमें क्यों हॉस्पिटल चाहिए, क्यों कोर्ट चाहिए, क्यों पुलिस चाहिए। तो इसी तरह से वी डोंट वांट कोचिंग क्लासेस। कोचिंग क्लासेस कम एज ए सप्लीमेंट, ऑल्टरनेटिव, बट दैट हैज बिकम अ मेन। और अभी ये ऑनलाइन की चैलेंज और है। मेरे ख्याल से सबने बहुत अच्छी तरह से अपने व्यू पॉइंट रखे। लेट अस ओपन द फोरम फॉर क्वेश्चंस। यस डेफिनेटली महादेव भाई, आई थिंक यूथ का भी जो कंसर्न था वो कैटर हो ही गया है। यस मुकेश भाई, हम जल्दी से क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मुकेश भाई आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश भट्ट करजन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। वैसे मैं रूरल एरिया में सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल में एज ए प्रिंसिपल मेरा उत्तरदायित्व का मैं वहन कर रहा हूँ। और माननीय महादेव भाई से वांचे गुजरात अभियान से उनके साथ जुड़ने का मुझे अवसर मिला और उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। जो मेरे आगे महेश भाई ने बताया कि रूरल एरिया में जो चैलेंजेस है वो बिल्कुल आई एम फेसिंग दैट चैलेंजेस, कि उन्होंने बताया कि उनके उस बच्चों के लिए 0 क्लास का हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ संडे भी हम भूल गए हैं। उस तरीके से काम हो रहा है जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। अभी स्कूल से भरोसा नहीं उठ रहा, लेकिन जो व्यवस्था व्यवसायीकरण की ओर चल चुकी है, जिसमें टीचर का रोल कम हो गया और व्यवस्थापक का रोल बढ़ गया, उसी हिसाब से ये परिस्थिति का निर्माण मेरे हिसाब से हुआ है, मेरा ये मानना है। लेकिन महेश भाई को मैं ये भी मेरा एक कई बार मेरे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि चलो स्कूल में जो व्यवस्था है और जो परंपरा है उसी को नहीं निभाया जा सकता, तो ट्यूशन क्लास क्यों नहीं निभा सकते? विज्ञान में हम लोग पढ़ाते हैं, सीधा इंफॉर्मेटिव रूप से पढ़ा लेते हैं, क्लास सीधा चलाते हैं, तो क्यों ट्यूशन क्लास प्रैक्टिकल नहीं करवा सकता? साथ में प्रैक्टिकल करके थियरी बेस नहीं कर सकते? अभी एक प्रोग्राम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हमने IITE यूनिवर्सिटी के गांधीनगर से डाई कोर्स किया, ड्रामा इन एजुकेशन। माननीय डॉक्टर विजय भाई सेवक के मार्गदर्शन में ये पूरा कोर्स चला 6 महीने तक। वो सूरत के है। मुझे तब रियलाइज हुआ कि ड्रामा इन एजुकेशन, नॉट ड्रामा, लेकिन इन एजुकेशन व्हाट आर द टूल्स वी कैन डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग एंड हाई ऑर्डर लेवल थिंकिंग। और वो ड्रामे की ओर से जो सारी समस्याएं हैं ये ड्रामा निकाल सकता है, ड्रामा इन एजुकेशन। मुझे ये लगता है ये कोर्स के हिसाब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये यूट्यूब का जो प्रश्न आया है, सबको एक साथ निकालना है तो सभी टीचर को ड्रामा इन एजुकेशन की ओर व्यू करना चाहिए। मेरा ये सजेशन है। नमस्कार, धन्यवाद। यस थैंक यू मुकेश भाई। अल्पेश भाई कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। मैं स्कूल चलाता हूँ, मतलब मैं स्कूल का ट्रस्टी हूँ। महादेव भाई मेरा एक क्वेश्चन है, अभी समाज में पब्लिक की डिमांड है परसेंटेज। हम स्कूल चलाते हैं तो पेरेंट्स अपने पास अपेक्षा ये रखता है कि मेरा बच्चा ये परसेंटेज है तो ये परसेंटेज आना चाहिए। दूसरा, जब कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फिर वही मांगते हैं कि आपका परसेंटेज कितना है, आपका अदर स्किल क्या है, वो तो कोई पूछता ही नहीं है। MBBS में एडमिशन लेना है, नीट का आपका स्कोर क्या है, इंजीनियरिंग में लेना है, IT में लेना है तो परसेंटेज क्या है। समाज की पूरी व्यवस्था ऐसी है कि भाई एजुकेशन लेने से पैसा बनता है और तो कोई गोल ही नहीं है। गवर्नमेंट भी हमको जो सिलेबस देता है वही हम पढ़ा सकते, उसके अलावा और तो कोई जा ही नहीं सकते हम। तो क्या करें, ये सब प्रॉब्लम है और फिर भी हमको तो पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन नहीं देना है, तो जो डिमांड करेगा वही हमारा तो देना पड़ेगा। तो ये मजबूरी है हमारा, तो उसमें हम क्या कर सकते हो? नहीं, जो दो चीज है, जो अपेक्षा जो समाज की है अल्पेश भाई,
वो तो पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि दे आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन। जो समाज का जो मेजोरिटी जो क्लास है वो एक दिशा भूल चुके हैं, लेकिन उसको बदलने में काफी समय लगेगा। वो कोई एक साल में होने वाला काम नहीं है, उसको बदलने में सालों लगेंगे और उसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ और बहुत बड़े टीम की जरूरत पड़ेगी। वो हमारे जैसे 2-5 लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो कमियां आपको जो महसूस होती है, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए कहता हूं कि जो कमियां एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ स्कूल में जो कमियां दिखती है, कैन यू कॉम्प्लीमेंट दैट? आप जो जहां जो है, मैं बोलता हूं कि भाई कई लोग बोलते हैं कि सर हमको तो टीचर के पास ये काम कराते हैं, वो सेंसस का काम कराते हैं, वो वैक्सीनेशन का भी काम करवाते हैं, ये काम करवाते हैं, तो हम बच्चे को पढ़ाएंगे कभी? लेकिन व्हेन यू आर इन ए क्लासरूम में जब आप होते हैं, तब आपके बीच में कौन आता है? जब व्हेन ए टीचर इज इन द क्लासरूम, उसके बीच में कोई नरेंद्र मोदी, कोई विजय रूपाणी नहीं आता है, कोई डीओ नहीं आता है। और वो जो 45 मिनट्स जो अपने हाथ में होती है, वो आई थिंक कि टीचर को बेस्ट तरह से यूज करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, लेट मी पुट इट वेरी फ्रैंकली, अवर टीचर्स आर नॉट ट्रेन टू डू दैट। इसकी वजह से समस्या होती है, क्योंकि काफी लोग टीचर बने हैं, वो टीचर है नहीं। सही है। यस, तो आई थिंक अल्पेश भाई को अपना जवाब मिल गया है। जयदीप भाई, आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते, सुनाई दे रहा है? यस यस जी, नमस्ते महादेव भाई। नमस्ते शायद- जयदीप भाई। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? बस फाइन फाइन। जी, महादेव भाई, बहुत दिनों के बाद महादेव भाई को वैसे तो सुनते रहते हैं, और आज भी ये टॉपिक पे बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। मुझे बहुत अच्छा ये लगा सर कि मुकेश भाई जिन्होंने ट्यूशन के बारे में इतने ओपनली, मतलब निखालसता से बोला, और सेम थिंग अल्पेश भाई ने भी वही बताया है कि हमारी मजबूरी है, ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ रहा है। अगर यही चीज सभी ट्रस्टीज और ट्यूशंस और प्रिंसिपल्स के मतलब जहन में या फिर उनके दिमाग में पहुंच जाए, तो शायद अपनी जो पीड़ा और जिसके ऊपर हम चर्चा करना चाहते या फिर जो बदलाव लाना चाहते हैं, संगीता बहन को वैसे भी हम मिल चुके हैं और उनके बारे में भी सुना, होम स्कूलिंग। लेकिन होम स्कूलिंग उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए बढ़िया है जिनके पेरेंट्स फुल्ली अवेयर है। मैं मेरी खुद की बात करूं तो मेरे स्कूल में 450 से 500 बच्चे हैं जो कि पूरी तरह गांव के हैं, मतलब 100% वो रूरल एरिया से आते हैं, जिनके पेरेंट्स को ये तक नहीं पता होता है कि मेरे बच्चा कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। अब इसके लिए अपने पास कौन सी ऐसी व्यवस्था, तब एकमात्र वे अपने पास है स्कूलिंग। तो अगर स्कूल के सर ने जैसे बताया कि टीचर और बच्चे के बीच कोई नहीं है 45 मिनट्स, अगर वो 45 मिनट्स मैक्सिमम यूज कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को हम अपने इस मुहिम में ज्योतिर्धर या फिर तो अपनी जो अवेयरनेस है जिस बारे में करना है उसमें जोड़े, तो सबसे ज्यादा आउटपुट मिल सकता है। लेकिन ये पूरी अवेयरनेस के ऑनलाइन एजुकेशन और ये पैंडेमिक की वजह से बनी हुई है ये स्थिति, और स्कूलिंग की रियल जरूरत, मतलब स्कूल जिसको सही मायने में स्कूल कह सके, ऐसी व्यवस्था या ऐसी स्कूल जितनी ज्यादा तैयार हो सके उतना अपना वो अच्छा, मतलब अपने भविष्य के लिए, बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा लगे, ऐसा मुझे लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जयदीप भाई, लगता है कि आपको इनसाइट इस सेशन से बहुत अच्छा मिला है। संगीता बहन, आप कुछ अगर रिप्लाई करना चाहो होम स्कूलिंग की बात पे, अगर आपको कुछ थॉट है और अगर आपको कुछ कहना है तो आप भी कह सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? यस यस, जैसे जयदीप भाई ने बोला कि जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड है और काबिल है वही होम स्कूलिंग कर सकते हैं, वो आपकी बात एकदम ठीक है। लेकिन अभी जैसे महादेव भाई ने भी पहले बोला था कि बच्चे की, मतलब जब मदर होती है या पेरेंट्स होते हैं, उनको जितना नॉलेज होता है ना उतना भी नहीं दे पा रहे, वो ट्यूशंस में वो सब पे भेजती है। और मुझे लगता है कि जितना भी अभी हमारा सिलेबस बना है 10th वो स्टैंडर्ड तक का, वो सब तो हमारे डे टू डे लाइफ में ही है।
तो वो हम उनको प्रैक्टिकल दे पाते हैं, वो हमारे जीवन में से दे पाते हैं, तो उनकी बुक की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि बुक बनी है हमारे जीवन ऊपर से। अभी हम क्या कर रहे हैं कि वो जीवन उनको बुक में ही ढूंढने को भेजते हैं स्कूल में। तो वो स्कूल जैसे अभी सबने बोला स्कूल्स आर ग्रेट, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि सब स्कूल एक उच्च आदर्श के साथ खड़ी हुई होती है। लेकिन कहीं पे अगर हमारा बच्चा इसमें फिट नहीं होता है तो बाय फोर्स उसको इसमें नहीं डालना है। मैं बहुत ही क्लियर हूँ कि मेरे बच्चों को, मेरा बेटा है, उनको अगर कोई स्कूल में जाने का मन हुआ है, अभी होगा या कोई साल के बाद होगा, तो मैं पक्का उनको फ्रीडम देने वाली कि उनकी इंटरेस्ट है, उनकी चॉइस है, तो पक्का स्कूल में जाएगा ही। लेकिन मेरा कहना ये है कि बच्चे को अगर स्कूल में नहीं जाना है, अगर वो सिस्टम में फिट नहीं हो रहा है, तो मम्मी पापा को पूरा एफर्ट्स लगाना ही पड़ेगा, वो मम्मी पापा की जवाबदारी है। थैंक यू सो मच संगीता जी। हमारे साथ है अब्दुल रशीद जी, आप अपने विचार रख सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। जी मैं JNK से हूँ, जम्मू एंड कश्मीर से। मैं एज ए लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन काम करता हूँ यहाँ हमारी हायर सेकेंडरी में। तो जैसे आप सभी जो बात हो रही थी, हमारे कोचिंग पे बात हो रही थी, एजुकेशन सिनेरियो पे बात हो रही थी, तो मैं एक राय यहाँ पे रखना चाहता हूँ। जहाँ तक हमारे एजुकेशन सिस्टम का सवाल है, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पुराने तर्ज का है, उसमें कोई इनोवेशन नहीं आ रहा है। तो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बात हो रही है, तो वो भी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे नहीं आई है। दूसरा, अगर हम कोचिंग की बात करेंगे, जब हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो हम उन्हें यही सिखाते हैं कि यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। हम जो भी पेरेंट्स होते हैं या हमारे जो टीचर्स होते हैं, ज्यादा ध्यान इसी पे जाता है कि हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं वी पीपल हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। और कंप्लीट की बात ही नहीं हो रही है कि हमें चाहिए कि हम कंप्लीट भी बने किसी और से, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को कंप्लीट होने की तरबियत ही नहीं दे रहे हैं, उनको बस यही सिखा रहे हैं कि यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, तो आगे जाके जब वो सोसाइटी में आते हैं तो वहाँ स्कूल का रोल फिर बहुत कम पड़ जाता है, क्योंकि पेरेंट्स ही तो पहले टीचर्स होते हैं अपने बच्चों के, जब उन्हीं को वो यही सिखाते हैं कि यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव इन ऑल रेस्पेक्ट्स, तो कंप्लीट की बात ही जब नहीं आती है तो फिर ये चीजें जाहिर हो जाती है। जैसे हम कोचिंग की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, तो ये उसके बाद आ जाती है। क्यों ना हमें ऐसा चाहे करना कि जो मॉरल एजुकेशन पे अगर हम थोड़ा बहुत जाते, हमारे सिलेबस में, करिकुलम में मॉरल एजुकेशन का कुछ ये प्रोविजन हो जाता कि हम खुद भी सीख जाते, हमारे बच्चे भी सीख जाते कि आगे जाके सोसाइटी में हमें क्या करना है, किस तरह काम आना है। तो मुझे लगता है ये जो वबा आ गई है कोचिंग की, ट्यूशन सेंटर्स की, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तब जाके लोग होंगे जो इस स्टेज पे आके इस चीज को समझने लगेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे कि वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव नॉट कंप्लीट, मुझे लगता है ये चीजें चलती रहेंगी। दूसरा, जब हम ये बात करते हैं कि हमारे स्कूल्स में ये जो प्रोविजन होना चाहिए, 45 मिनट्स की बात अभी हो रही थी, तो अगर हम देखेंगे, नो डाउट देयर आर सम टीचर्स देन जो टीचर नहीं है, लेकिन स्टिल देयर आर द टीचर्स जो अपने इस टाइम अच्छे से उसका इस्तेमाल करते हैं, और बच्चों के लिए वो हर कोई चीज जो होते हैं वो मुहैया करते रहते हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जो आजकल के बच्चे होते हैं में ये ट्रेंड होता है, मोस्टली अगर हम देखेंगे 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग इस पर्पस के लिए जाते हैं कि उनको नई चीजें, स्कूल का जो एरिना होता है उससे बाहर निकलने का मौका मिलता है, बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिलता है, तब जाके पढ़ाई पे कम ध्यान जाता है, घूमने फिरने के लिए ज्यादा ध्यान जाता है। उसके लिए भी पेरेंट्स ही रेस्पॉन्सिबल है। इस सिनेरियो में टीचर क्या करेगा? तो मुझे लगता है इन सभी चीजों पे बात होनी चाहिए, चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, इन सभी विषयों, क्योंकि जो टीचर्स है वो पेरेंट्स भी है, जो पेरेंट्स है वो टीचर्स भी है मोस्टली। तो मुझे लगता है कि हमें मिलजुल के इस पे कोई ऐसी चीज सामने ला के जानी चाहिए ताकि ये जो वबा है ये इस पे हम कंट्रोल कर सके। नहीं तो हम बातें करते रहेंगे, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो तो इसी दलदल में घुसती जा रही है। मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कुछ ऐसा होना चाहिए जो आगे जाके हमें काम आए, और हम अपने बच्चों को सिखाएं कि कैसे दूसरों के काम आना है। इट इज नॉट कि हम यहाँ बुक्स में घूमते फिरते रहे, बच्चों को ये पढ़ाते रहे। मुझे नहीं लगता इससे ये जो वबा है ये कंप्लीट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मुझे लगता है फिर तो ये बस बातों में रहेगा, वर्कों पे लिखा रहेगा। ऐसा होना चाहिए कि प्रैक्टिकली कुछ ऐसी चीजें हो जाए जिससे हम इस वबा पे कंट्रोल कर पाए। तो मुझे लगता है कि आपके जो साधन है, आपके जो अप्रोच है, आपके जो प्रोविजन है, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं।
अगर बाकी हम देखेंगे यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, इट इज नॉट ओनली द ट्यूशन सेंटर्स जो फोक वहां से आता है। अब मोस्टली जो बच्चे होते हैं 9th-10th में हम क्या देखते हैं, जो दूसरे इंस्टीट्यूशन से बच्चे आते हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो तो होते हैं गरीब गुरबात बच्चे होते हैं, वो क्रीमी नहीं होती है। जो बाकी इंस्टीट्यूशन से जो बच्चे आते हैं क्रीमी लेयर के होते हैं, तब जाके जब वो 9th-10th में आता है तो हमारे स्कूल्स का जो जब हमारा रिजल्ट बाहर निकलने लगता है तो वो कम आ जाता है, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जो क्रीम होती है बच्चों की वो बड़े बड़े स्कूलों में चली जाती है, और हमारे हिस्से में जो बच्चे होते हैं जो उनकी बेस भी नहीं अच्छे से बनी होती है, क्योंकि उनके पास कोई साधन ही नहीं होता है कि खुद को अच्छे से पढ़ा पाए, तो उन बच्चों पे काम करना फिर 9th-10th से आगे बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस सिलसिले में भी अगर कुछ ऐसी चीजें हो जाती कि ग्रास रूट लेवल पे भी हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है इस चीज से आगे जाके धीरे धीरे हम इस पे कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक्स, मुझे टाइम देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। आपने अपने विचार बहुत अच्छे से रखे। आपकी जो परेशानी है वो दिख रही है अभी कहाँ पे क्या चल रहा है, और जाहिर है कि आप सोल्यूशन भी प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। ओके, तो हम एक आई थिंक लास्ट सवाल महादेव भाई ले सकते हैं या फिर कंक्लूड कर सकते हैं। यस, मुकेश भाई। नमस्कार सर, मैं मुकेश भाई बात कर रहा हूँ, और आवाज आ रही है सर मेरी? यस, हाँ आ रही है। हाँ, मैं महादेव भाई से मेरा फीडबैक, मैं महादेव भाई से मैं एक परफेक्ट फीडबैक जानना चाहता हूँ बच्चों की बुक्स से लेकर। कि बच्चों की बुक्स में सर आपने देखा होगा कि कई चैप्टर ऐसे होते जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, बच्चे उस चैप्टर से परेशान भी हो जाते हैं, मैथ्स हो या हिस्ट्री हो या रीजनिंग हो, ऐसे चैप्टर में परेशान हो जाते हैं। कई बच्चे तो 9वीं 10वीं कक्षा तक पढ़ते और पढ़ाई भी छोड़ देते परसेंटेज न आने के कारण। तो बुक्स के लेकर मैं सर आपको पूछना चाहता हूँ कि बुक्स में कुछ चेंजेस होने चाहिए कि नहीं? मुकेश भाई, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है। मेरे हिसाब से ये एक सेपरेट टॉपिक है, बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं कई अगले सेशन में। क्योंकि मेरा तो मानना है कि व्हाई शुड गवर्नमेंट राइट द टेक्स्ट बुक? गवर्नमेंट को क्यों टेक्स्ट बुक लिखनी चाहिए? गवर्नमेंट कैन प्रिस्क्राइब द क्यूरिकुलम। गवर्नमेंट सिलेबस बता सकती है, क्यूरिकुलम डिसाइड कर सकती है। गवर्नमेंट का काम नहीं है टेक्स्ट बुक लिखना। और फिर भी जो भी टेक्स्ट बुक आज जो गवर्नमेंट ने लिखी है, बहुत बड़ी रिसर्च करके लिखी हुई होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के मन में जो आ गया। एटलीस्ट एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, मैं बताऊं कि ग्रेट रिसर्च हैज गॉन इनटू इट। बहुत सोच समझ के उन्होंने पूरा इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, जो बैकग्राउंड है, उसको सोच समझ के करके रखा है। प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चों की फाउंडेशन वीक हो जाती है। फर्स्ट में जो आना चाहिए वो नहीं आता है, सेकंड में जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ता है, तो आगे का वो लोड नहीं ले सकता है। तो उसको कोई सप्लीमेंट्री कोचिंग देनी चाहिए। लेकिन टेक्स्ट बुक का जो एक सब्जेक्ट है बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, उसको कुछ अलग समय पे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे मुकेश भाई। ओके, तो इसी के साथ हमारा आज का समय तो समाप्त होता है। यस, महादेव भाई कुछ कहना चाहेंगे? मैं जस्ट 2 लाइन में मैं खत्म करूंगा। फीडबैक जो मेरा है कि स्कूल शब्द जो है उसका हिंदी पाठशाला होता है। तो हमारा जो विजन ऑफ एजुकेशन है वो गुरुकुल है। तो स्कूल को हमें गुरुकुल बनाना पड़ेगा, स्कूल नहीं। ये कंसेप्ट मैकोले का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बोरोड फ्रॉम वेस्ट है। तो पहले तो हमें स्कूल नहीं चाहिए, हमें गुरुकुल, मतलब गुरु का कुल है। गुरु जहां रहता है वहां एक कुल है, वहां एक परंपरा है, वहां बच्चे सीखते हैं। तो स्कूल को हमें गुरुकुल बनाना पड़ेगा। गुरु की डेफिनेशन क्या है? गुरु मतलब गु मतलब अंधकार और वो मतलब जो ले जाता है, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, वो गुरु है। टीचर को गुरु बनना पड़ेगा, वो टीचर नहीं है। He is not a teacher. Teacher is again a borrowed word from English language, which is not appropriate in our culture. वो टीचर शब्द ही बराबर नहीं है। तो उसको गुरु बनना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो ऋषि परंपरा थी, ऋषि थे, फिर गुरु आए, फिर आचार्य आए, फिर गुरु आए, और अभी तो बेचारे विद्या सहायक हो गए। वो दैट इज ए ट्रेजेडी। तो गुरु शिष्य की परंपरा होनी चाहिए। और जो विद्यार्थी है वो आज परीक्षार्थी बन गया है। हमारे विद्यार्थी रहे ही नहीं है। तो जो विद्यार्थी बेचारा परीक्षार्थी बन गया है, वो विद्या का अर्थी होनी चाहिए। विद्या का मतलब क्या है? विद्या का मतलब क्या है? विद्या का मतलब अलग है।
विद्या इज नॉट नॉलेज, विद्या इज नॉट इंफॉर्मेशन। सो विद्या का अर्थी का मतलब क्या है? जो उपार्जन करे, जो सीखे। तो परीक्षार्थी से उसको विद्यार्थी बनाना पड़ेगा और इसके लिए ये बहुत बड़ा काम है। वो कोई 100-200 लोगों के एक सेमिनार से होने वाला नहीं है, लेकिन यस, ऐसे सेमिनार होते रहेंगे, ऐसे आवाज उठाते रहेंगे। आप जहां हैं वहां ये सवाल उठाते रहेंगे तो जरूर कुछ आने वाले समय में उसका कोई प्रकाश हमें दिखेगा, उसकी कोई रोशनी दिखेगी और हम सब मिलके कुछ नया कर सकेंगे और कर सके, ऐसी आशा और विश्वास और श्रद्धा के साथ मेरी बात को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू महादेव भाई, थैंक यू सो मच। एक परफेक्ट एंडिंग आपने दिया और इसी के साथ नई चेतना हम सब में आ गई है कि हाँ, बहुत सारे हमारे मन में कहते हैं मनोमंथन थे, नए नए पर्सपेक्टिव मिले। ऑनलाइन सही है, होम स्कूलिंग सही है, ट्यूशन सही है, क्या हो रहा है, या स्कूल सही है। स्कूल तो सही है ही, पर अभी क्या करें, ये सब चल रहा है। तो इन सब के बीच में जो फ्रूटफुल डिस्कशन आज हुआ है उस सब के लिए थैंक यू महादेव भाई, संगीता बहन, उदय भाई, महेश भाई, आप सबका और ऑडियंस का खास कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, आप सबका थैंक यू कि हम सब ने मिलके आज एक फ्रूटफुल डिस्कशन किया है। और जल्दी से मुझे पता है कि ये फ्रूटफुल डिस्कशन सिर्फ यही नहीं रहने वाला है, जैसे महादेव भाई ने कहा ऐसे सेशंस होते रहेंगे और हम धीरे धीरे अब इसके सॉल्यूशन तरफ जाने लगेंगे, राइट? कि हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पर हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम कौन सा बेस्ट रास्ता चूज कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड अवर ऑब्जेक्टिव इज कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो है उनको एक ऐसा आइडियल एजुकेशन मिले जो हम सबके दिमाग में है। तो उसके लिए हमारा कौन सा राइट तरीका हो सकता है वो हम चूज करें। बेस्ट तरीका कहाँ से हो सकता है? इतिहास से ढूंढे, मॉडर्न जमाने से ले, सब मिक्स कर करके हम क्या दे सकते हैं हमारे बच्चों को, वो हमारा आई थिंक सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सैटरडे फिर से एडल्ट और टीन्स के लिए स्पेशल सेशन है आज ही की तरह, उसमें भी जुड़िए और रौनक बढ़ाइए उसकी।